हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 12th की जो आपकी कलाइडोस्कोप बुक है, जो कि आपकी इलेक्टिव बुक है, उसका चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एवेलिन। और आज मैं कवर करूंगी इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आप मेरे दोनों पार्ट्स को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपका पूरा चैप्टर ईजिली आप कवर कर पाए। अबाउट दी ऑथर, सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ते हैं कि किसने ये पूरा चैप्टर लिखा है, और उसके बाद फिर मैं आपको एक स्टोरी का ओवरव्यू दूंगी एंड देन एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे ऑथर हैं, उन ऑथर का नाम है जेम्स जॉयस। यू कैन सी हिज इमेज ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1882 एंड ही डाइड इन द ईयर 1941। ओके, सो जेम्स जॉयस इज़ अ मेजर लिटरेरी फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20वीं सदी के ये बहुत फेमस लिटरेरी फिगर है, यानी काफ़ी जाने माने लेखक रह चुके हैं। He is known for his bold experiments in narrative techniques in fiction and Ulysses in his most famous work। तो ये किस लिए जाने जाते हैं? ये इसलिए जाने जाते हैं कि ये लोग ये बहुत बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने नैरेटिव काम में। फिक्शन यानी इमेजिनरी स्टोरीज़। तो उन्होंने कई सारी इमेजिनेटिव स्टोरीज़ लिखी हैं जिसमें उन्होंने कई सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे हैं अपने नरेशन में, यानी कहानी बताने के तरीके में। और ये उसी के लिए बहुत जाने जाते हैं कि काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने काम में। और यूलिसिस इनका एक फेमस काम है जो उन्होंने लिखा था। एवेलिन इज़ वन ऑफ द 15 स्टोरीज दैट फर्स्ट पब्लिश इन 1914। तो इनके पहली 15 लिखी हुई कहानियों में से एवेलिन जो आज हम पढ़ रहे हैं वो भी इनकी उन पहली 15 लिखी गई कहानियों में से एक कहानी है जो कि ईयर 1914 में पब्लिश हुई थी मार्केट में। It is a sympathetic portrayal of Evelyn who has within her reach escape from the drudgery of her life but cannot gather enough courage to seize it। तो सबसे पहले ड्रजरी का मीनिंग देखते हैं। ड्रजरी का मीनिंग है एक्सेसिव हार्ड वर्क। जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो, दैट इज़ ड्रजरी। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी किस बारे में है? ये स्टोरी एक एवेलिन नाम की लड़की के बारे में, जिसका पूरा नाम है एवेलिन हिल। और वो अपने घर से कहीं दूर भाग जाना चाहती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मेहनत करनी पड़ रही है अपने घर पे। लेकिन आखिरी में उसको इतनी करेज यानी इतनी हिम्मत ही नहीं आती कि वो अपने इस भागने को, उसको मौका भी मिला था, वो इस मौके को सीज यानी होल्ड नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उसके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी बहुत सारी। तो स्टोरी एवेलिन हिल नाम की 19 ईयर ओल्ड गर्ल के बारे में है जो बहुत खुश थी। एक वक्त पे उसके मम्मी पापा सब अच्छे थे, उसकी मदर उस टाइम ज़िंदा थी। जैसे ही उसकी मदर की डेथ हुई सब कुछ बदल गया। उसकी मदर की डेथ के पहले से सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब मदर की डेथ हो रही थी तो उसकी मदर ने उसको बोला कि मेरी डेथ के बाद इस घर को तुम जब तक कर सकती हो उस घर को जोड़ के रखना, संभाल के रखना। उसके 2 बड़े भाई थे और 2 छोटे भाई बहन थे। जो सबसे बड़ा भाई था अर्नेस्ट, उसकी डेथ हो गई थी। मदर की डेथ के बाद फादर का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया, बहुत वो वायलेंट हो गए एवेलिन के साथ। उसको मारते थे, पीटते थे, परेशान करते थे। समटाइम्स उसको मतलब इतनी मेहनत का काम करते क्योंकि पूरा घर उसको देखना रहता था, छोटे भाई बहनों को स्कूल भेजना, खाना देना, सब इसको करना रहता था। सडनली एवेलिन को एक दिन एक फ्रैंक नाम के सेलर से प्यार हो जाता है और वो सोचती कि मैं उसके साथ अर्जेंटीना भाग जाऊँ। खुद डबलिन आयरलैंड में रहती है और अर्जेंटीना के सेलर से उसको लव हो जाता है। एंड शी फील्स कि मैं ऐसे भाग जाऊं क्योंकि मेरी इस मेहनत मजदूरी और परेशानी वाली ज़िंदगी का एक ही सल्यूशन है कि मैं फ्रैंक के साथ एलोप यानी भाग जाऊं उस लड़के के साथ, और वही मेरी ज़िंदगी संवारेगा। और जिस रात भागने का होता है कि चलो आज हम चले जाएंगे, क्या उस दिन एवेलिन जा पाती है कि नहीं जा पाती? किस सिचुएशन में आ जाती है वो, ये पढ़ेंगे हम स्टोरी में। सो लेट्स बिगिन विथ आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर स्टोरी। She sat at the window watching the evening invade the avenue. Her head was leaned against the window curtains and in her nostrils was the odor of dusty cretonne. She was tired. तो स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि एवेलिन अपने घर की खिड़की पे इस तरीके से बैठी रहती है और जो कर्टन्स यानी जो पर्दे होते हैं उस पर इस तरीके से सर टिका के वो बैठी रहती है और घर के बाहर जो एवेन्यू, ये जो सड़क है घर के बाहर, वहाँ देखती रहती है और डीप थिंकिंग में चली जाती है, सोचने लगती है।
पुरानी सब यादें अपने दिमाग में लाती है। क्यों? क्योंकि आज ही की रात को इसको भागना है फ्रैंक के साथ। तो आज सुबह से वो इस खिड़की पे बैठी हुई है और सब फ्लैशबैक उसके माइंड में आ रहा है, सब पूरा वो सोच रही है। इन्वेड का मतलब क्या होता है? टू एंटर, यानी कहीं पे घुसना। और एवेन्यू का मतलब क्या होता है? अ ब्रॉड रोड इन अ टाउन हैविंग ट्रीज अलॉन्ग द साइड्स। शहर में एक बड़ा सा रोड जिसके दोनों तरफ पेड़ होते हैं। तो एवलिन अपनी विंडो पे बैठी हुई है और शाम का समय है, देख रही है कि इवनिंग इन्वेड हो रही है, यानी शाम आ रही है, एंटर हो रही है और सड़क पे पूरी शाम ढलती हुई आ रही है। उसका जो सर था वो विंडो के जो कर्टन्स उस पर लीन यानी इस तरीके से टिके हुए थे, और जो उसके नॉस्ट्रल्स हैं यानी उसके जो दोनों नाक के जो छेद हैं उसके अंदर किसकी ओडर यानी किस चीज़ की स्मेल आ रही थी? डस्टी क्रिटॉन। क्रिटॉन का मतलब क्या होता है? अ कॉटन फैब्रिक विथ फ्लोरल प्रिंट्स। तो जो कर्टन था वो कॉटन का फैब्रिक था, कपड़ा कॉटन का था जिस पे फ्लावर की प्रिंट्स बनी हुई थी। और जब वो उस कर्टन पे अपना सर टिक कर बैठी थी तो उसकी नाक में जो पूरी धूल चिपकी हुई थी कर्टन्स में, उसकी पूरी स्मेल अंदर उसके नाक में जा रही थी। शी वॉज टायर्ड। वो ऐसे क्यों थक हार के बैठी थी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, थक गई थी घर के काम काजों से, क्योंकि अब उसकी मदर नहीं है, पूरा काम इसी को करना पड़ता है। ऑल्सो इसके साथ वो एक स्टोर पे काम भी करती है, तो घर जॉब सब इसको देखना है। एंड वो बेचारी सिर्फ 19 ईयर्स की है। Few people passed. The man out of the last house passed on his way home. She heard his footsteps clacking along the concrete pavement and afterwards crunching on the cinder path before the new red houses. तो वो जब खिड़की पे बैठी होती तो देखती है बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एक मैन उसको दिखा, क्या वहाँ पे बहुत सारे घर थे। तो सबसे आखिरी वाला घर था, वो वहाँ रहता था आदमी, और उसने देखा कि वो भी पास होके जा रहा है अपने घर की तरफ। और उसके आने की जो आवाज़ है, फुट स्टेप्स यानी उसके पैरों की जो आवाज़ है, वो सुनती है कौन? एवलिन। और कैसे सुनती है? कॉन्क्रीट पेवमेंट पे, पेवमेंट यानी फुटपाथ। तो पहले वो उसकी आवाज़ सुनती है कि इस तरीके से कॉन्क्रीट मलबे के फुटपाथ पे वो उसके पैरों की आवाज़ आ रही है, और फिर वो आदमी सिंडर के रोड पे जा रहा है, यानी इस तरीके का कंकड़ों भरा रोड होता है गार्डन को क्रॉस करते हुए। तो उसके ऊपर जब वो पैर रख के जाता है तो ऐसे क्रंची क्रंची उसको आवाज़ सुनाई देती है कि वो आदमी पूरा वॉक करके अपने घर तक जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो शाम में बैठी होती है और नोटिस कर रही होती है, डीप थिंकिंग में होती है वो। One time there used to be a field there in which they used to play every evening with other people's children. अब फिर वो फ्लैशबैक में जाती है अपनी ज़िंदगी में कि एक वक्त था जब यहाँ पे कभी कोई रेड हाउसेस, कोई घर, कोई सड़क नहीं होती थी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी फील्ड, एक बहुत बड़ा मैदान होता था, और वहाँ पे अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चों के साथ और एवलिन अपने भाई बहनों के साथ उन सब बच्चों के साथ इवनिंग में खेला करती थी उस ज़माने में। Then a man from Belfast bought the field and built houses in it, not like their little brown houses, but bright brick houses with shining roofs. फिर एक दिन क्या होता है? एक दिन एक आदमी आता है बेलफास्ट नाम की जगह से। इट इज़ अ सिटी इन यूनाइटेड किंगडम, यूके में एक जगह है बेलफास्ट। वहाँ से एक आदमी आता है और वो पूरी फील्ड खरीद लेता है, और वो क्या कर देता है? वहाँ पे घर बना देता है। इन लोगों जैसे ब्राउन कलर के छोटे छोटे घर नहीं बनाता है, बल्कि कैसे बनाता है? ब्राइट ब्रिक हाउसेस, यानी कि ईंट के डार्क कलर के घर वो वहाँ पे बना देता है। और उन घरों के जो रूफ्स हैं, जो छतें हैं, रूफ्स, वो बहुत शाइन कर रही होती। तो इस तरीके के उस आदमी ने आके घर बना दिए और बच्चों की खेलने की जगह वहाँ से चली गई। The children of the avenue used to play together in that field. The Davians, the Waters, the Duns, little Keo, the cripple, she and her brothers and sisters. तो वो बताते हैं हमको कि जब आदमी ने आके वो जगह खरीदी नहीं होती है, जब फील्ड पे बच्चे खेलते हैं तो एवेन्यू यानी सड़क के सारे बच्चे एक साथ खेलते थे। द डिवाइंस, डिवाइंस कौन? यानी जो जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे शर्माज, अरोराज, है ना, इस तरीके के सरनेम्स लेते, तो वैसे वो फॉरेन के सरनेम्स हैं कि डिवाइंस के जो फैमिली के जो बच्चे हैं वो आते थे। द वाटर्स, यानी द वाटर्स करके एक फैमिली थी, उनके बच्चे। द डन्स एक फैमिली थी, उनके बच्चे। और एक लिटिल कियो नाम का बच्चा था जो कि क्रिपल था। क्रिपल यानी अ पर्सन हु इज़ अनएबल टू वॉक, यानी जो अपाहिज था, चल वल नहीं पाता था वो। और खुद एवलिन और उसके भाई और उसकी बहनें,
ये सब मिलके वहाँ पे फील्ड में खेला करते थे तब। अर्नेस्ट हाउएवर नेवर प्लेड, ही वॉज टू ग्रोन अप। अब अर्नेस्ट नाम किसका है? एवलिन का सबसे बड़ा भाई। वो नहीं खेलता था, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा था इन लोगों से एज में, तो वो नहीं खेलता था, और वो काफ़ी ग्रोन अप था, बड़ा था, तो नहीं खेलता था। हर फादर यूज्ड often to hunt them in and out of the field with his blackthorn stick, but usually the Kyo used to keep Nix and call out when he saw her father coming. Still, they seem to have been rather happy then. तो वो बताती है कि मेरे फादर जो हैं हम लोग को अपनी हॉर्न स्टिक इस तरीके से छड़ी लेके ढूंढने आते थे हमारी पिटाई करने के लिए कि कहाँ हो, इतनी देर से खेल रहे हो। और जो लिटिल कियो नाम का बच्चा था जो कि क्रिपल था, जो चल नहीं पाता था, वो निक्स की तरह काम करता था। निक्स मतलब यूज टू रेफर अ मेंबर ऑफ द गैंग हु केप्ट वॉच। तो पूरी गैंग में वो मेंबर निक्स होता है जो नज़र रखता है और आपको इशारा करता है कि अरे वो। तो ये खेल तो नहीं पाता था, बैठ के देखता था क्योंकि चल नहीं पाता था, तो ये निक्स होता था। यानी इन बच्चों की गैंग में ये बता देता था अरे एवलिन तुम्हारे फादर आ रहे हैं, भाग जाओ, छड़ी लेके आ रहे हैं मारने के लिए। तो वो निक्स की तरह एवलिन जो वो था कियो, वो काम करता था और उनको बता देता था कि तुम्हारे फादर आ रहे हैं। तो एवलिन बोलती है कि स्टिल, मतलब जो हमारे ऑथर हैं वो बोलते हैं कि स्टिल दे सीम टू हैव बीन रादर हैप्पी देन। तो देन यानी उस ज़माने में फिर भी एवलिन, उसके भाई बहन, उसकी माँ तब जिंदा थी, उसके फादर, सब हैप्पी थे, सब खुश थे। लेकिन आज एवलिन इस तरीके से अपनी विंडो पे बैठी हुई है। अपने अच्छे दिन याद करिए, अब शायद कोई खुश नहीं है। Her father was not so bad then. Then यानी तब की बात हो रही है। And besides her mother was alive. तब उसके फादर इतने बुरे नहीं थे। आज उसके फादर काफ़ी वायलेंट हो गए, चिल्लाते हैं, लेकिन तब उसके फादर इतने ज़्यादा बैड नहीं थे। और तब उसकी जो मदर थी एवलिन की, वो भी अलाइव थी, यानी जिंदा थी। अब एवलिन की मदर बहुत बुरी बीमारी से उनकी डेथ हो जाती है। कौन सी बीमारी से मरी होती है वो इस चैप्टर में बताया नहीं गया है। That was a long time ago. She and her brothers and sisters were all grown up. Her mother was dead. तो ऑथर बताते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है, जब उसके फादर अच्छे थे, उसकी माँ जिंदा थी, लेकिन अब उसके बड़े, मतलब उसके भाई बहन और वो खुद सब अब ग्रोन अप हो गए, बड़े हो गए, और अब उसकी मदर की भी डेथ हो गई है। टिजी डन वॉज डेड टू। टिजी डन, अब डन्स की फैमिली में एक बच्चा था टिजी, वो भी, उसकी भी अब डेथ हो गई है, जो इनके साथ कभी खेला करता था। एंड वाटर्स हैड गॉन बैक टू इंग्लैंड, और जो वाटर्स सरनेम की जो फैमिली थी वो वापस इंग्लैंड चले गए हैं अपने घर। एवरीथिंग चेंजेस, सब कुछ जैसे बदल सा गया एवलिन की लाइफ में। नाउ शी वॉज गोइंग टू गो अवे लाइक द अदर्स टू लीव हर होम। और अब एवलिन सोच रही है कि अब मैं भी सब कुछ छोड़ के यहाँ से चली जाऊँगी और अपना घर छोड़ के चली जाऊँगी। कहाँ चली जाऊँगी? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसको फ्रैंक नाम के सेलर लड़के से प्यार हो गया था और वो उसके साथ भागने का सोच रही थी। तो सोचती है अब सब चले गए, टिजी डून मर गया, वाटर्स इंग्लैंड चले गए, माँ मेरी मर गई, बाप मेरा अच्छा नहीं है, तो मैं भी अब घर छोड़ के चली जाऊंगी अपनी लाइफ जीने के लिए, मुझे भी जीने का हक है। होम, शी लुक्ड राउंड द रूम रिव्यूइंग ऑल इट्स फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स विच शी हैड डस्टेड वंस अ वीक फॉर सो मेनी ईयर्स। वो कहती है होम यानी घर, यानी इस घर को वो छोड़ के जा रही है आज। फिर वो पूरी जगह अपने घर को देखती है, एक एक ऑब्जेक्ट, एक एक सामान को देखती है जो अपनी मदर के डेथ के बाद से सालों से हफ्ते में एक बार एवलिन हर एक ऑब्जेक्ट की डस्टिंग कर रही है, साफ़ सफाई कर रही है, सबको वो देख रही है चीज़ें, क्योंकि वो सब चीज़ें उसको अपनी लगती हैं। वॉन्डरिंग वेयर ऑन अर्थ ऑल द डस्ट केम फ्रॉम, और फिर इन सब धूल भरे सामानों को वो सोचती है, वंडर करती है कि आखिर ये धूल आती कहाँ से। मैं हर हफ्ते पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ, आखिर धरती पर डस्ट आ कैसे रही है, कितनी सफाई करूँ मैं। Perhaps she would never see again those familiar objects from which she had never dreamed of being divided. तो वो सोचती है कि अब मैं आज रात को यहाँ से फ्रैंक के साथ भाग जाऊँगी, इन सारे ऑब्जेक्ट्स, इन सारे सामानों को शायद कभी नहीं देख पाऊँगी, जिनका मैंने कभी ड्रीम, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इनसे डिवाइड हो जाऊँगी, यानी इनसे सेपरेट होंगी, कभी इन सब सामानों से मैं अलग होंगी, क्योंकि ये सब सामान मेरे हैं। ऑल्सो जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से रखूँगी, घर को, परिवार को, सबको अच्छे से रखूँगी। पर वो कहती है अब शायद मुझे इन सब चीज़ों से अलग होना पड़ेगा क्योंकि मैं भाग रही हूँ घर छोड़ के। एंड येट ड्यूरिंग ऑल दोज
years, she had never found out the name of the priest whose yellowing photograph hung on the wall above the broken harmonium beside the colored print of the promises made to blessed Margaret Mary Alacoque. अब मार्गरेट मैरी एलाकॉक कौन है? अ फ्रेंच नन. ये जो इमेज आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये मार्गरेट मैरी एलाकॉक नाम की एक फ्रेंच नन रह चुकी थी. अब इनको ब्लेस्ड बोला गया है. ब्लेस्ड यानी जिनको आशीर्वाद मिला है. क्यों ब्लेस्ड बोला गया है? क्यों? क्योंकि 16वीं सदी में लाइक अराउंड 1600s के टाइम पे जीसस क्राइस्ट खुद इनके पास आए थे. खुद जीसस क्राइस्ट, ये उस ज़माने की सिस्टर हैं, नन है. तो जीसस क्राइस्ट इनके पास खुद आए थे और इनसे 12 प्रोमिसेस किए थे, 12, और कहा था कि धरती में इन सब प्रोमिसेस को फैलाओ, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाओ ताकि दुनिया अच्छी बने. तो इसीलिए ये ब्लेस्ड थी कि खुद जीसस क्राइस्ट इनके पास आए थे. अब समझते हैं स्टोरी. तो हमने कहाँ पे छोड़ी थी पीछे स्टोरी? हमने यहाँ छोड़ी थी कि उसने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं इन सामानों से डिवाइड हो जाऊँ. और आगे बोलती है वो कि इतने सालों में मतलब ऑथर बोलते हैं कि एवलिन ने इतने सालों में कभी नहीं देखा कि उनके घर पे एक टूटा हुआ हारमोनियम प्लेयर के ऊपर एक प्रीस्ट, एक पादरी की, जो फादर होते हैं चर्च में, उनकी फ़ोटोग्राफ लगी हुई थी कि वो कौन है. उनकी पीली हो रही थी, पूरी फ़ोटोग्राफ पीली पड़ रही थी इतने सालों से रख रख के. और उसी के साइड में, उसी की प्रीस्ट की फ़ोटोग्राफ के साइड में एक और कलर्ड फोटोग्राफ लगी हुई थी जिस पे वो 12 प्रोमिसेस लिखे हुए थे जो जीसस क्राइस्ट ने मार्गरेट मैरी एलाकॉक से करे थे. तो वो सोचती कि मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे आज तक इस प्रीस्ट का पता ही नहीं कि कौन है, क्योंकि मेरे फादर कभी मुझे बताते ही नहीं है. ही हैड बीन अ स्कूल फ्रेंड ऑफ हर फादर. उसे ये पता है कि जो प्रीस्ट हैं ये मेरे फादर के कोई स्कूल फ्रेंड रह चुके हैं. Whenever he showed the photograph to a visitor, her father used to pass it with a casual word, "He is in Melbourne now." कभी भी घर पे कोई विजिटर, कोई मेहमान आता था और जब भी उसके फादर उस प्रीस्ट की फ़ोटोग्राफ उनको दिखाते थे तो ये बोलते थे कि मेरे स्कूल फ्रेंड है और अब ये कहाँ है? मेलबोर्न में. मेलबोर्न इज़ अ प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, तो बस यही पता है उस फोटोग्राफ के बारे में एवलिन को, और कुछ नहीं पता. She had consented to go away to leave her home. Consented का मतलब to agree something, यानी खुद को उसने मना लिया. तो उसने खुद को मना लिया कि मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी यार, और मैं अपना ही घर छोड़ के अब चली जाऊँगी. Was that wise? She tried to weigh each side of the question. अब she tried to weigh each side of the question का क्या मतलब है? ये जो क्वेश्चन था, was that wise? क्या मैं ये सही कर रही हूँ घर छोड़ के जाना? क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो वो सिक्के के दोनों पहलू बार बार नाप रही थी, तोल रही थी, सोच रही थी कि क्या मैं जाऊं कि नहीं, क्या मुझे जाना चाहिए, भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए. इन हर होम एनीवे शी हैड शेल्टर एंड फूड. शी हैड दोज whom she had known all her life about her. वो सोचती कि मेरे घर में मुझे खाने को मिल जाता है, फूड मिल जाता है, रहने की छत है, शेल्टर है, घर है मेरे पास यहाँ पे रहने के लिए. और वो सारे लोग, बाप, भाई, बहन, वो सब लोग हैं जो मुझे बचपन से लेकर आज तक जानते हैं. मैं एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ सब मुझे जानते हैं, जहाँ मैं सबको जानती हूँ. ऑफ कोर्स शी हैड टू वर्क हार्ड बोथ इन द हाउस एंड एट द एवेन्यू. हाँ, ये बात ज़रूर सही है कि उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, घर में भी, घर का कामकाज, और बिजनेस में भी. यानी वो एक स्टोर में काम करती थी तो जॉब में भी उसको बहुत काम करना पड़ता था. बट इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो नहीं है यहाँ पे, ऐसा फिर वो सोचने लगी. अब सब बुरी चीज़ें उसको धीरे धीरे अच्छी लग रही हैं एवलिन को. What would they say of her in the stores when they found out that she had run away with a fellow? तो वो सोचती है कि स्टोर में जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ सब क्या बोलेंगे कि अरे एक फेलो यानी एक लड़के के साथ एवलिन भाग गई. मेरे लिए ऐसा सोचेंगे. Say she was a fool perhaps and her place would be filled up by advertisement. लोग ये बोलेंगे अरे फूल थी, अरे पागल थी, भाग गई एक लड़के के साथ. और जो उसकी प्लेस है यानी जो जॉब में उसकी पोजीशन है, जिस जॉब पोजीशन पे वो काम कर रही है, उसको फिर से कोई और फिलअप कर देगा, उसकी जगह कोई और काम करने लगेगा. जो उसकी स्टोर की ओनर है मिस गैवन,
वो एक एडवर्टीजमेंट यानी मार्केट में एक इश्तेहार निकाल देंगी और इजीली एवलिन की प्लेस कोई और फिल कर देगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एवलिन के जाने से किसी को। मिस गैवन वुड बी ग्लैड, इनफैक्ट मिस गैवन जो कि ओनर थी उसके स्टोर की, वो तो खुश हो जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं वो एवलिन को पसंद नहीं करती थी। शी हैड ऑलवेज हैड एन एज ऑन हर, उनका ऑलवेज हैड एन एज ऑन हर का मतलब है हेयर टू बी स्लाइटली बेटर देन समवन। उनको हमेशा ऐसा लगता था कि मैं एवलिन से बेटर हूँ, मैं बॉस हूँ, इसलिए उसको बार बार वो पिन पॉइंट करती थी, तो वो तो खुशी होंगी कि अच्छा एवलिन चली गई। स्पेशली व्हेन देयर वर पीपल लिसनिंग, तो जब भी आस पास लोग होते थे, सुन रहे होते थे, तो वो तब जानबूझ के एवलिन की बुराई करती थी ताकि लोग सुने उसकी बुराई करें। मिस हिल, डोंट यू सी दीज लेडीज आर वेटिंग, लुक लाइवली मिस हिल प्लीज़। तो मिस गैवन बोलती थी, किस तरीके से बोलती थी एवलिन से कि मिस हिल, क्योंकि एवलिन का सरनेम था हिल, तो बोलती थी मिस हिल, दिखता नहीं कि सारी लेडीज़ यहाँ पे स्टोर पे वेट कर रही हैं सामान खरीदने के लिए। लुक लाइवली, थोड़ी एक्टिव बनो, ऐसी मरी गिरी मत बनो। लुक लाइवली मिस हिल, थोड़ी ठीक से खड़ी हो। इस टाइप की चीज़ें सबके सामने वो एवलिन को बोलती थी। शी वुड नॉट क्राई मैनी टीयर्स एट लीविंग द स्टोर्स, तो ये शी कौन है, ये शी बात हो रही है एवलिन की। तो ऑथर बोलते हैं कि एवलिन का जॉब छूटेगा, स्टोर जाएगा, तो वो ज़्यादा आंसू नहीं बहाएगी घर स्टोर छोड़ने पे, क्योंकि वैसे ही मिस गैवन उसको बहुत परेशान करती हैं। बट इन हर न्यू होम इन अ डिस्टेंट अननोन कंट्री इट वुड नॉट बी लाइक दैट। और वो ऑथर बोलते हैं कि वो ऐसा सोचती है कि जहाँ उसका नया घर होगा, यानी जहाँ फ्रैंक है, जहाँ उसका नया घर होगा, वहाँ पर वो कोई डिस्टेंट अननोन कंट्री होगी, यानी यहाँ से कहीं दूर कोई एक नई अनजानी कंट्री होगी, फ्रैंक का घर होगा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी वहाँ सिचुएशन बहुत अच्छी होगी एवलिन के लिए, सब उसको बहुत प्यार करेंगे वहाँ पे। देन शी वुड बी मैरिड, शी एवलिन, तब वो शादीशुदा होगी, किसकी बीवी बन जाएगी, फ्रैंक की। और कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एवलिन की बात हो रही है। पीपल वुड ट्रीट हर विथ रिस्पेक्ट देन, और तब जब वो यहाँ से घर छोड़ के चली जाएगी तो लोग उसको वहाँ पे रिस्पेक्ट यानी सम्मान से ट्रीट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एवलिन अपने घर की खिड़की पे बैठे बैठे सोच रही है। शी वुड नॉट बी ट्रीटेड एज हर मदर हैड बीन, और जिस तरीके से उसकी मदर के साथ ट्रीटमेंट किया उसके फादर ने, को परेशान किया, उसकी माँ ने पूरी ज़िंदगी सैक्रिफाइसेस किए, एवलिन के साथ ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा सोचती है कि मैं चली जाऊँगी, मैं रिस्पेक्टफुल लाइफ जीऊँगी फ्रैंक के साथ। इवन नाउ दो शी वॉज ओवर 19 शी समटाइम्स फेल्ट हर सेल्फ इन डेंजर ऑफ हर फादर्स वायलेंस। अभी भी वो 19 साल के ऊपर है एवलिन, यानी 20 साल की होने वाली है, तब भी उसको कई बार अपने फादर के वायलेंस का, मार पिटाई, क्रूएल्टी का उसको डेंजर यानी खतरा लगा रहता है खुद के ऊपर। शी न्यू इट वॉज दैट had given her the palpitations. Palpitations का मतलब क्या होता है, strong and rapid heart beats due to panic। जब आपको बहुत पैनिक यानी घबराहट हो रही होती है और आपकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत फास्ट चलने लगती है, उसको आप पैल्पिटेशंस कहते हैं। तो वो कहती है कि घर छोड़ना, भागना, एक नई जगह जाना एक लड़के के साथ, ये सारी चीज़ें उसको पैल्पिटेशंस दे रही थी, यानी घबराहट हो रही थी उसको सोच के कि मैं क्या करूँ। बेसिकली वो अब भागना तो चाहती थी, लेकिन जिस दिन रात को भागने का दिन आया है वो अब कंफ्यूज हो गई है, उसका माइंड चलना स्टार्ट हो गया। When they were growing up, he had never gone for her, like he used to go for Harry and Ernest because she was a girl. तो वो बताते हैं ऑथर कि जब वो बड़ी हो रही थी अपने भाई बहनों के साथ, तो उसके फादर ने कभी उसका साइड नहीं लिया। जैसे उसके भाई हैरी और अर्नेस्ट का वो साथ देता था, उनको प्यार करता था, एवलिन को नहीं करते थे क्योंकि वो एक गर्ल थी। बट लैटरली ही बिगन टू थ्रेटन हर एंड से व्हाट ही वुड डू टू हर ओनली फॉर हर डेड मदर्स सेक। और बाद में, लैटरली मतलब बाद में, उसके फादर सडनली उसको थ्रेटन करने लगे, डराने, धमकाने, मारने लगे, वायलेंट होने लगे और बोलने लगे कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया सिर्फ तुम्हारी मरी हुई माँ के खातिर किया, अदरवाइज मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करने में इंटरेस्ट नहीं है। एंड नाउ शी हैड नोबडी टू प्रोटेक्ट हर। अब उसकी मदर की डेथ हो गई है, तो अब उसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। अर्नेस्ट वॉज डेड एंड हैरी हु वॉज इन द चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस वॉज नियरली ऑलवेज डाउन समवेयर इन द कंट्री।
जो उसका सबसे बड़ा भाई था अर्नेस्ट, उसकी भी डेथ हो गई है। और जो उसके बाद वाला उसका भाई था हैरी, वो क्या है, उसका बिजनेस क्या था, चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस था, यानी चर्च को डेकोरेट करने का उसको बिजनेस मिलता था। तो वो भी कहीं ना कहीं शहर से दूर कंट्री में कहीं बिजनेस काम के पर्पज से होता था। तो एवलिन को अपने फादर के वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं था। बिसाइड्स द इनवेरिएबल स्क्वॉबल फॉर मनी ऑन सैटरडे नाइट्स हैड बिगन टू वेरी हर अनस्पीकेबली। अब मीनिंग्स देख लेते हैं। इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है, ऑलवेज सेम, कोई चीज़ जो हमेशा सेम रहती है, कभी बदलती नहीं है। स्क्वॉबल का मतलब क्या होता है, नॉइजी आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स, जब घर में चिल्ला चोट होती है, बहुत आर्ग्यूमेंट, बहस होती है, लड़ाई होती है, तो उसे हम स्क्वॉबल कहते हैं। वेयरी का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत बुरी तरीके से थक जाना। अनस्पीकेबली का मतलब क्या होता है, समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, कुछ ऐसी बातें जिनको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इट्स अनस्पीकेबल, उसको हम अनस्पीकेबली कहते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस लाइन का मतलब है कि अब उसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला है नहीं। ऑल्सो हर वक्त सैटरडे नाइट को, मतलब वो सैटरडे की नाइट को कह रही है, हर सैटरडे नाइट को मेरे फादर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, घर में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, और ये झगड़ा करके इतना थक जाती है कि अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि कितनी थक जाती है। और हर सैटरडे नाइट को लड़ाई क्यों होती थी, पैसों को लेके। किसको लेके, पैसों वैसों को लेके बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। She always gave her entire wages, 7 shillings, and Harry always sent up what he could, but the trouble was to get any money from her father. वो कहती है कि मैं 7 शिलिंग्स, जैसे अपन इंडियन रुपीज़ होते हैं वैसे वहाँ 7 शिलिंग्स होते हैं डबलिन में, जहाँ ये रहती है एवलिन, कि मैं 7 शिलिंग्स अपने स्टोर से कमाती थी और जो कमाती थी अपने फादर को दे देती थी। और मेरा भाई भी, जो हैरी, जो चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस में, वो भी जो भी कमाता था वो अपने जितना कर सकता था वो सब अपने फादर को देता था आके। बस प्रॉब्लम क्या थी कि जब हमें पैसों की ज़रूरत होती थी तो हमारे फादर हमें देते ही नहीं थे। He said she used to squander the money that she had no head, that he wasn't going to give her his hard-earned money to throw about the streets, and much more, for he was usually fairly bad on Saturday night. तो इसके फादर क्यों पैसे नहीं देते थे, बोलते थे कि तुम मेरा हार्ड अर्नड मनी, यानी मेहनत से कमाया हुआ पैसा स्क्वांडर कर दोगी, यानी वेस्ट कर दोगी, और कहते थे कि तुम्हारे पास हेड, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम तो मेरा मेहनत का कमाया हुआ पैसा बर्बाद कर दोगी और सड़कों पे जाके फालतू चीज़ें खरीदने में मेरा पैसा वेस्ट कर दोगी। एंड उसके अलावा पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम होती थी उसके फादर को कि सैटरडे नाइट को बहुत लड़ाई करते थे पैसों की बात पे, क्योंकि उनको संडे डिनर अच्छा खाना रहता था, तो ये पैसे मांगती थी कि भाई सामान लेके आओ मार्केट से जाके, तो देते नहीं थे, बहुत परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा उनको इरिटेट करते थे। बट लड़ के झगड़ा करने के बाद एट दी एंड पैसे दे ही देते थे। In the end, he would give her the money and ask her had she any intention of buying Sunday's dinner. आखिरी में लड़ाई झगड़ा बहस कर करके एवलिन के फादर उसको पैसे दे ही देते थे और पूछते थे कि क्या तुम्हारा कोई इरादा है कि कल संडे के डिनर के लिए कुछ मुझे अच्छा खिलाओ, कुछ अच्छा सामान लेके आओ। Then she had to rush out as quickly as she could and do her marketing, holding her black leather purse tightly in her hand as she elbowed her way through the crowds and returning home late under her load of provisions. तो फिर वो क्या करती है, उसके फादर कहते हैं भाई डिनर का क्या है कल संडे का तुम्हारा, तो फिर वो जो पैसे मिलते हैं उससे जितनी जल्दी हो सकता है अपनी मार्केटिंग यानी शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है, खाने पीने की चीज़ें के लिए अपना ब्लैक कलर का लेदर पर्स हैंग करती है टाइटली एंड एल्बोड हर विद द क्राउड्स, यानी इस तरीके से ऐसे ऐसे करके भीड़ हटाते हुए शॉपिंग करते हुए बिल्कुल घर वापस आती है विद अ लोड ऑफ प्रोविजंस, यानी खाने पीनों की सामान, ग्रॉसरी, सबसे बिल्कुल लोड, थैले पन्नियाँ उठा के, बिल्कुल पॉलीथीन्स उठा के बेचारी मेहनत मशक्क़त करके रात में देर से आती है सैटरडे को घर पे। She had hard work to keep the house together and to see that the 2 young children who had been left to her charge went to school regularly and got their meals regularly. तो उस बेचारी को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है घर को टुगेदर रखने के लिए, यानी जोड़ के रखने के लिए। ऑल्सो इसका सबसे बड़ा भाई अर्नेस्ट, उसकी डेथ हो गई, फिर हैरी जो कि चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस में वो रहता नहीं है, फिर एवलिन खुद है, और फिर उसके 2 छोटे भाई बहन हैं जो उसकी मदर की डेथ के बाद उसकी मदर उसके ऊपर थोप के चली गई कि इनका ख्याल रखना और
इंचार्ज पूरा किसने लिया हुआ है, एवलिन ने, और उसको पूरा ध्यान देना पड़ता है कि बच्चे रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं और उनको खाने पीने की मील्स जो है टाइम पे मिल रही हैं. It was hard work, a hard life, but now that she was about to leave it, she did not find it a wholly undesirable life. इसके लिए घर पे रहना बहुत हार्ड वर्क था, इसकी ज़िंदगी बहुत हार्ड, बहुत डिफ़िकल्ट थी, बट अब जब उसको घर छोड़ना था, अब जब उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं आज रात को बोट से फ्रैंक के साथ चली जाऊंगी भाग के उसके घर, तो अब उसको इतनी होली अनडिज़ायरेबल लाइफ नहीं लग रही, मतलब पूरी तरीके से इतनी बकवास और बेकार लाइफ नहीं लग रही. वो अच्छी अच्छी चीज़ें भी करी कि यहाँ तो मुझे सब जानते हैं, खाना पीना मिल जाता है, घर है, मैं सबको जानती हूँ, सब मुझे जानते, तो इतनी बुरी ज़िंदगी नहीं है, जबकि ज़िंदगी बुरी है इसकी पर इतनी नहीं है. तो अब इसको ना माइंड में कन्फ्यूजन आ रहा है. ओके, शी वॉज अबाउट टू एक्सप्लोर अनदर लाइफ विथ फ्रैंक. तो शी कौन है यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है एवलिन नाम की लड़की की, जो भागना चाहती थी अपने घर से अपने मेहनत की वजह से, जिसके घर पे बहुत मेहनत का काम था. बट अब उसको जब जिस दिन भागने का दिन आया है, उसको भागना नहीं है, क्योंकि अब उसको अपनी फैमिली छोड़ने की उसकी इच्छा नहीं हो रही. तो वो क्या करना चाहती थी फ्रैंक के साथ भाग के, शी वॉज अबाउट टू एक्सप्लोर अनदर लाइफ विथ फ्रैंक. फ्रैंक नाम का जो लड़का था उसको एक्सप्लोर करना था, एक नई दुनिया जीनी थी उसके साथ, उसकी वाइफ बन के. फ्रैंक वॉज वेरी काइंड, मैनली, ओपन हार्टेड. तो फ्रैंक कैसा था, बहुत काइंड, बहुत अच्छा लड़का था, मैनली यानी अच्छी फिजिक थी उसकी, और ओपन हार्टेड यानी खुले दिल का इंसान था. She was to go away with him by the night boat to be his wife and to live with him in Buenos Aires, where he had a home waiting for her. तो आज रात की नाइट बोट मतलब सी के रास्ते से वो लोग जाने वाले थे कहाँ पर, ब्यूनोस एरीज. ब्यूनोस एरीज क्या है, ये कैपिटल सिटी है अर्जेंटीना की. ये वही जगह है जहाँ से फ्रैंक आया था. वो खुद एक सेलर था, तो इसलिए ये लोग बोट के थ्रू जा रहे थे. क्यों, क्योंकि वो वहाँ इसलिए भागना चाहती थी क्योंकि उस एवलिन को लगता था वहाँ मेरे लिए एक नई ज़िंदगी मेरा इंतज़ार कर रही है, जहाँ मैं किसकी वाइफ बन के रहूँगी, मैं फ्रैंक की वाइफ बन के रहूँगी. हाउ वेल शी रिमेंबर्ड द फर्स्ट टाइम शी हैड सीन हिम. ही वॉज लॉजिंग इन अ हाउस ऑन द मेन रोड वेयर शी यूज्ड टू लिव. लॉजिंग का मतलब स्टेइंग, रहना. तो अब उसी खिड़की पे बैठे हुए, जहाँ हमने पार्ट 1 स्टार्ट किया था कि खिड़की पे बैठ के वो पूरी चीज़ें सोचती है, रिकॉल करती है, तो वहीं सोचते सोचते उसे ये भी याद आ रहा है कि कैसे मैं पहली बार मैंने उसको देखा था फ्रैंक को. वो कहाँ रह रहा था, जहाँ ये रहती है खुद, वहीं उसके पास में मेन रोड पे जो घर था वहाँ पे ये रहने आया था अर्जेंटीना से, क्योंकि ये खुद तो डबलिन में रहती है, यहाँ का तो है नहीं फ्रैंक. तो ये आया था कुछ दिनों के लिए यहाँ डबलिन में रहने, तो वहाँ इसने पहली बार उसको देखा था. इट सीम्ड अ फ्यू वीक्स अगो. ऐसा लगता है जैसे कुछ हफ्तों के पहले की बात है, लेकिन मैं तो काफ़ी टाइम से फ्रैंक को जानती हूँ. ही वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, हिज पीक्ड कैप पुश्ड बैक ऑन हिज हेड एंड हिज हेयर टम्बल्ड फॉरवर्ड ओवर अ फेस ऑफ ब्रॉन्ज. तो इसको याद आता है कि पहली बार कैसा दिख रहा था कि वो खड़ा हुआ था अपने घर के गेट के बाहर, और जो उसकी पीक्ड कैप है यानी इस तरीके की जो सेलर्स की कैप है वो पीछे की तरफ ऐसे शिफ्ट करी हुई थी, और जो उसके आगे के बाल थे वो टम्बल होके इसके चेहरे पे इस तरीके से लहरा रहे थे. उसके फेस ऑफ ब्रॉन्ज पे यानी बहुत गोरा फेस था इसका. किसका, फ्रैंक का. देन दे हैड कम टू नो ईच अदर. और तब से एक दूसरे को इन लोगों ने जानना स्टार्ट किया. ही यूज्ड टू मीट हर आउटसाइड द स्टोर्स एवरी इवनिंग एंड सी हर होम. वो इसको स्टोर पर भी मिलने आता था एवलिन को हर शाम में, और घर तक छोड़ने भी आता था. सी हर होम यानी घर तक उसको ड्रॉप करने आता था. He took her to see the Bohemian girl and she felt elated as she sat in an unaccustomed part of the theatre with him. Elated का मतलब क्या होता है, very happy, बहुत खुश. और unaccustomed का मतलब क्या होता है, special, कोई चीज़ special. तो बताते हैं ऑथर कि फ्रैंक एवलिन को बोहेमियन गर्ल नाम का एक ओपेरा शो, एक सिंगिंग का शो भी दिखाने ले गया था, और कैसे एवलिन को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उसके साथ उस सीट पर बैठने के लिए, क्योंकि वो थिएटर के उस पार्ट पे, उस सीट पे बैठी थी जो बहुत स्पेशल सीट होती है जहाँ सबको बैठने का चांस नहीं मिलता, पर वहाँ पे एवलिन और फ्रैंक को बैठने का चांस मिला. तो वो बहुत खुश हुई थिएटर में उस जगह पर बैठने का. तो ये सारी चीज़ें फ्रैंक के साथ भी वो पूरी क्या कर रही है, रिकॉल कर रही है. He was awfully fond of music and sang a little. और
फ्रैंक बहुत बुरी तरीके से म्यूज़िक का शौकीन आदमी था और थोड़ा बहुत गाना भी गाता था. People knew that they were courting, and when he sang about the lass that loves a sailor, she always felt pleasantly confused. अब धीरे धीरे क्योंकि ये लोग घूमते थे, ओपेरा शो देखने जा रहे हैं, स्टोर के बाहर ये इससे मिल रहे हैं, तो लोगों को पता चलने लगा कि ये दोनों कोटिंग कर रहे हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. ओके. और फ्रैंक क्या करता था, क्योंकि खुद सेलर था, तो वो क्या करता था, हमेशा ऐसा गाना गाता था एवलिन के सामने बैठ के कि एक लैस हुआ करती थी, यानी एक यंग गर्ल होती थी जो किसको लव करती थी, एक सेलर को लव करती थी, और इस तरीके के वो गाने गाता था. तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती थी इस तरीके से, और उसको अच्छा भी लगता था क्योंकि उसको पता है कि हमारी बात कर रहे हैं कि एक लड़की को एक सेलर से प्यार है ना. ही यूज टू कॉल हर पॉपिन्स आउट ऑफ फन, और फ्रैंक प्यार से मजाक में एवलिन को पॉपिन्स भी कहता था. First of all, it had been an excitement for her to have a fellow, and then she had begun to like him. तो ये चीज़ बहुत एक्साइटमेंट की और बहुत एक टीनेजर होने के नाते उसके लिए बहुत हैप्पीनेस की बात थी कि उसको एक फेलो यानी एक लड़का मिला है और अब वो उसको लाइक करने लगी है, पसंद करती है. He had tales of distant countries. क्योंकि वो एक सेलर था तो उसके पास बहुत सारी टेल्स यानी बहुत सारी इमेजिनेटिव स्टोरीज़ एंड कहानियाँ होती थी अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में जहाँ उसने कभी ट्रैवल किया हुआ है. तो ये सारी कहानियाँ बैठ के घंटों बैठ के एवलिन को भी सुनाता था और एवलिन को बहुत अच्छा लगता था. He had started as a deck boy at £1 a month on a ship of the Allen Line going out to Canada. उसने ये भी बताया एवलिन को कि उसने अपना करियर एक डेक बॉय की तरह स्टार्ट किया, यानी जो छोटे मोटे काम करता है शिप पे, और उसको एक महीने का £1 करेंसी उसको सैलरी मिलती थी. और किस शिप पर वो डेक बॉय था, एलन लाइन नाम की शिप पे वो डेक बॉय था जो कि कनाडा में ट्रैवल करती है. He told her the names of the ships he had been on and the names of the different services. उसने उन सारी अलग अलग शिप्स के नाम बताए एवलिन को जिस पे उसने काम किया है, और उन सारी जगहों के नाम बताए जहाँ उसने आज तक ट्रैवल किया है. He had sailed through the Straits of Magellan and he had told her stories of the terrible Patagonians. तो उसने स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन में भी ट्रैवल किया और ये बात उसने एवलिन को बताई. अब स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन क्या है? अ सी रूट which connects the passage between Atlantic and Pacific oceans. एक सी रूट, एक रास्ता है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है. उस पूरे रास्ते को स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन कहते हो. ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, और ये रास्ता जो है इन दोनों ओशंस को कनेक्ट कर रहा है. तो इस पूरे रास्ते का नाम है, रूट का नाम है स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन. तो ये चीज़ भी फ्रैंक ने एवलिन को बताई कि मैंने इन रास्तों पर भी ट्रैवल किया है, और टेरिबल यानी भयानक पैटागोनियंस की जो स्टोरीज़ थी वो सब भी फ्रैंक ने एवलिन को बताई. अब भयानक पैटागोनियंस कौन थे? नेटिव्स ऑफ साउथ अमेरिका हु वर वेरी डेंजरस. साउथ अमेरिका में एंशिएंट टाइम में रहने वाले नेटिव्स यानी वहाँ के रहवासी जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस और भयानक दिखने वाले बड़ी बड़ी हाइट के होते थे. तो उन सब की कहानियाँ भी फ्रैंक ने एवलिन को बताई. यानी इन दोनों का इतना डीप कनेक्शन हो गया था, इतनी बातें दोनों के बीच में हो रही थी. He had fallen on his feet in Buenos Aires, he said, and had come over to the old country just for a holiday. Of course, her father had found out the affair and had forbidden her to leave anything to say to him. To have okay, तो वो एक सेलर है, इतना ट्रैवल करता है. ब्यूनोस एरिस अर्जेंटीना की कैपिटल में रहने वाला एक लड़का है. तो वो यहाँ क्यों आया है? डबलिन में, आयरलैंड में, जहाँ पे एवलिन रहती है. तो उसने बताया कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे ना पैर में ब्यूनोस एरीज में जब मैं था तो चोट लग गई थी, मैं गिर गया था, इसलिए मैं यहाँ पे हॉलीडे पे आया हूँ और फ़न करने आया हूँ, थोड़े दिन आराम करने हूँ. तो इस वजह से वो एवलिन से यहाँ पे मिल गया. और फिर ऑफकोर्स बाद में ये पूरी बात जो है इनके अफेयर के बारे में एवलिन के फादर को पता चल गई, जिसकी वजह से उन्होंने उसको फॉरबिडन कर दिया, यानी नॉट अलाउ कर दिया कि तुम्हें अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है कि तुम इस लड़के से मिलो और बात करो. और क्या बोला एवलिन के फादर में? आई नो दी सेलर चैप्स, ही सेड. One day he had quarreled with Frank and after that she had to meet her lover secretly. Chaps का मतलब क्या होता है? Boys, छिछोरे लड़के. तो उसके फादर बोलते हैं मैं सेलर चैप्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कैसे लोग लड़कियों को फंसा देते हैं अपने प्यार के जाल में ऑन ऑल दीज थिंग्स. और उस दिन के बाद से एवलिन को
फ्रैंक से सीक्रेटली चुपचाप मिलना पड़ा, क्योंकि इसके फादर ने एवेलिन से क्वारल कर ली थी, यानी बहुत ज़्यादा फ्रैंक से फाइट लड़ाई कर दी थी। तो फिर उसके बाद ये दोनों चुपके से मिलने लगे। द इवनिंग डीपेंड इन द एवेन्यू। अब वो सुबह से उस विंडो पे बैठी हुई थी और अब शाम डीप हो गई, यानी अब बहुत शाम के बाद अब रात होने का समय आ गया। एवेन्यू यानी सड़क पे भी अब अंधेरा छा रहा था। वो ये सब चीज़ें सोच रही थी वहाँ बैठ के। द वाइट ऑफ 2 letters इन हर लैप ग्रू इनडिस्टिंक्ट। अब उसकी गोद में 2 वाइट कलर के लेटर्स रखे थे जो कि इनडिस्टिंक्ट हो गए, यानी नॉट क्लियर ब्लर्ड। उसने ये 2 लेटर्स अपने एक फादर के लिए और अपने भाई हैरी के लिए रखे थे कि उसको बताने के लिए कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। और अब वो जैसे उसको ब्लर दिखने लगे कि यार ये मैंने क्या लिख दिया, मैं दूँ कि नहीं दूँ, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। वन वॉज टू हैरी द अदर वॉज टू हर फादर। तो एक लेटर हैरी उसके भाई के लिए था और दूसरा लेटर उसके फादर के लिए था कि मैं जा रही हूँ। अर्नेस्ट हैड बीन हर फेवरेट बट शी लाइक हैरी टू। उसका जो सबसे बड़ा भाई था अर्नेस्ट, वो उसका फेवरेट था जिसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन हैरी को भी वो बहुत पसंद करती थी अपने भाई को। हर फादर वॉज बिकमिंग ओल्ड लेटली शी नोटिस्ड ही वुड मिस हर। वो सोच रही कि मेरे फादर भी अब बहुत बूढ़े हो रहे हैं, नोटिस कर रही कि मेरे फादर भी अब बूढ़े हो रहे हैं और जब मैं चली जाऊंगी तो वो मुझे बहुत मिस करेंगे, याद करेंगे। समटाइम्स ही कुड बी वेरी नाइस। Not long before, when she had been laid up for a day, he had read her out a ghost story and made a toast for her at the fire. फिर वो याद करती है मेरे फादर इतने बुरे भी नहीं हैं। मेरी माँ की डेथ के बाद एक बार जब मैं लेड अप हुई थी, यानी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मेरे फादर ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया था। मेरे लिए उसने एक स्टोरी रीड करी, घोस्ट स्टोरी, एक स्टोरी रीड करी ताकि मैं एंटरटेन हूँ तबीयत ख़राब में। और फायर में यानी कि आग जला के उन्होंने मेरे लिए एक ब्रेड टोस्ट भी बनाया था। तो वो सोचती है इतने बुरे तो नहीं है मेरे फादर। अब उसको सबसे ख़राब जो उसके फादर थे वो भी उसको अच्छे लगने लग गए सडनली कि यार इतने बुरे भी नहीं है वो। Another day when their mother was alive, they had all gone for a picnic to the hill of Howth. She remembered her father putting on her mother's bonnet to make the children laugh. फिर वो दूसरा इंसिडेंस याद करती कि तब की बात भी तो है जब मेरी मदर जिंदा थी, तब मेरे फादर कितने अच्छे थे। हम सब लोग पिकनिक पे गए थे हिल ऑफ हाउथ नाम की इस जगह पे, और वहाँ पर मेरे फादर ने मेरी मदर का जो बॉनेट है यानी इस तरीके की जो कैप होती है वो पहन ली थी, और हम सब बच्चों को, भाई बहनों को, सबको फ़नी एक्टिविटीज़ करके इस तरीके से एक्शंस करके हंसा रहे थे। तो इतने बुरे तो नहीं है मेरे फादर। तो ये सब अपने फादर की अच्छी चीज़ें अब उसको याद आने लग गई, क्योंकि शायद अब वो कंफ्यूज है कि मैं फ्रैंक के साथ भागूं कि नहीं। Her time was running out, but she continued to sit by the window, leaning her head against the window curtain, inhaling the odor of dusty cretonne. अब उसका समय बीतता जा रहा था, रात का समय आ रहा था, उसको तो रात की बोट पकड़नी थी फ्रैंक के साथ भागने के लिए। लेकिन फिर भी वो वहीं पे विंडो पे अपना सर इस तरीके से कर्टन्स पे रख के बैठी रही, और कर्टन्स में से जो धूल की, क्रेटॉन की स्मेल आ रही थी वो पूरी सूंघती रही, उसके नाक में जाती रही। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो बहुत डीप थॉट्स में डूबी हुई थी। डाउन फार इन द एवेन्यू शी कुड हियर अ स्ट्रीट ऑर्गन प्लेइंग, शी न्यू द एयर। और फार इन द एवेन्यू, आगे सड़क पे इस तरीके से कोई ये बजा रहा था, ऑर्गन बजा रहा था, और उस लिखा हुआ है कि शी न्यू द एयर, यानी उसको ये ऑर्गन की आवाज़ जो है बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि ये उसी ऑर्गन की आवाज़ थी जिस रात को इसकी मदर की डेथ हुई थी। उस रात को भी ये ऑर्गन प्लेयर इस तरीके का म्यूज़िक बजा रहा था, तो उसको ये ऑर्गन की आवाज़ बहुत अच्छे से याद है कि ये वही ऑर्गन है जो मेरी मदर की डेथ की रात को भी कोई बजा रहा था एवेन्यू यानी सड़क के किनारे। Strange that it should come that very night to remind her of the promise to her mother, her promise to keep the home together as long as she could. तो उसको अपनी माँ की रात की डेथ वो याद आ रही थी इस गाने को सुन के, और उसी डेथ रात में उसको वो प्रॉमिस भी याद आ रहा था जो इसने अपनी मॉम से किया था कि मैं उनकी डेथ के बाद घर को टुगेदर जोड़े रखूँगी जब तक मैं रख सकती हूँ। तो उसको लग रहा था कि मैं चली जाऊँगी तो मेरा माँ से किया हुआ प्रॉमिस भी टूट जाएगा। She remembered the last night of her mother's illness. She was again in the closed dark room at the other side of the hall, and outside she heard a melancholy air of Italy. उसको वो अब रात याद आ रही थी जिस रात को उसकी मदर की डेथ हुई थी, बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, और
उसको याद है कि मैं एक बड़े से अंधेरे रूम में, डार्क रूम में, क्लोज डार्क रूम में मैं हॉल के उस तरफ बैठी हुई थी और बाहर से मुझे यही ऑर्गन की, गाने बजाने की इटली में इस तरीके से आवाज़ आ रही थी मुझे। दी ऑर्गन प्लेयर हैड बीन ऑर्डर टू गो अवे एंड गिवन 6 पेंस। ऑर्गन प्लेयर को मेरे फादर ने ऑर्डर किया कि जाओ यहाँ से, ये रखो 6 पेंस, पैसे रखो और जाओ, क्योंकि उसकी मदर की तबीयत ख़राब थी और वो शायद उनको डिस्टर्ब कर रहा था बजा के। शी रिमेंबर्ड हर फादर स्ट्रटिंग बैक इन टू द सिक रूम सेइंग, डैम्ड इटलियंस कमिंग ओवर हियर। स्ट्रटिंग का मतलब टू वॉक इन एन एरोगेंट वे। तो उसके फादर ने इस इटली के ऑर्गन प्लेयर को पैसे दिए कि जाओ यहाँ से, और वो अकड़ते हुए बिल्कुल एरोगेंट तरीके से उस सिक रूम में एंटर हुए जहाँ उसकी मदर थी और बोलते हैं, बेवकूफ़ इटालियंस बेफालतू में आ जाते हैं और बार बार इधर आके गाना बजाना कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं तभी भी नहीं जा रहे हैं। तो वो सारे सिचुएशंस उसकी मदर की डेथ की रात की उसको याद आ रही थी। As she mused, the pitiful vision of her mother's life laid its spell on the very quick of her being, that life of commonplace sacrifices closing in final craziness. अब mused का मतलब क्या होता है? To think deeply, जब आप बहुत गहरी सोच में होते हो। तो जब वहाँ बैठी थी, वो इतनी गहरी सोच में थी, उसको अपनी माँ का वो दर्दनाक, दयनीय, पिटीफुल यानी दया आने वाला वो पूरा नज़ारा उसके आंखों के सामने फ्लैशबैक की तरह आ रहा था कि कैसे उसकी माँ ने पूरी लाइफ उसके फादर की नौकरी चाकरी करी, कितने सैक्रिफाइस करे, उसके फादर उसकी मॉम को मारते थे, काम कराते थे, और कैसे इस परिवार के लिए करते 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 मेरी मदर मर गई लास्ट में, और इन फाइनल क्रेजीनेस, और लास्ट में तो वो क्रेजी हो गई यानी पागल हो गई मेरी मदर और डेथ हो गई। She trembled as she heard again her mother's voice saying constantly with foolish insistence, Derewon Seron, Derewon Seron. Trembled का मतलब to shake, कांपना। उसको बार बार अपनी माँ के वो आखिरी वर्ड्स याद आ रहे थे कि कैसे उसकी माँ डेथ के टाइम ये आखिरी वर्ड्स बोल रही थी और वो कांप रही थी उस वक्त अपनी माँ की आवाज़ सुन के। और उसकी माँ क्या कह रही थी? डेरेवॉन सेरॉन, जिसका मतलब होता है द एंड ऑफ प्लेजर इज़ पेन, यानी पूरी ज़िंदगी आपने प्लेजर लिया, सुख लिया, और उसका आखिरी अंत पेन है, तकलीफ़ ही है। तो ये सब चीज़ें सुन के उस वक्त वो काँप रही थी, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी जब उसकी माँ की डेथ हुई थी। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त विंडो पर बैठ के उसके दिमाग में घूम रही हैं, उसको याद आ रही है। उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं भागूँ अपनी माँ का प्रॉमिस तोड़ के, कि अपनी माँ का प्रॉमिस रखूँ, यहीं रुकूँ, या फ्रैंक के साथ चली जाऊँ अपनी ज़िंदगी संवारने। She stood up in a sudden impulse of terror. Escape. She must escape. Frank would save her. He would give her life, perhaps love too. But she wanted to live. Why should she be unhappy? फिर ये सब सोचते सोचते वो सडनली एकदम उठ गई जिस विंडो पे बैठी हुई थी, और एकदम से इम्पल्स ऑफ टेरर यानी डर आ गया उसके दिमाग में, और उसने बोला एस्केप, यानी मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि उसको लग रहा था मैं वैसी मौत नहीं मरना चाहती जैसे मेरी माँ ने मरी। तो उसने सोचा नहीं, एस्केप एस्केप बार बार वो करी थी कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। फ्रैंक की वो इंसान है जो उसको इस गंदी लाइफ से उसको सेव करेगा, वो उसको प्यार भी करेगा, बट शी वॉन्टेड टू लिव। और वो सोचती कि मेरे को भी जीना है, मेरा भी जीने का हक है, मैं क्यों ज़िंदगी भर इस तरीके से नाखुश होकर जीऊँ। शी हैड अ राइट टू हैप्पीनेस, और मुझे भी हक है खुशी मिलने का। फ्रैंक वुड टेक हर इन हिज आर्म्स, फोल्ड हर इन हिज आर्म्स, ही वुड सेव हर। और वो सोचती है कि फ्रैंक मुझे अपनी बाहों में ले लेगा, मुझे लव करेगा, और वही है जो उसको सेव करेगा इस गंदी लाइफ से। तो ये सारी चीज़ें वो सोचती है और उठ जाती है कि मैं तो अब जा रही हूँ फ्रैंक के साथ भागने। She stood among the swaying crowd in the station at the north wall. और फाइनली वो फ्रैंक के साथ उस बोट स्टेशन पे रात को आ जाती है जहाँ पे सारी बोट्स थी वहाँ से निकलने के लिए। तो वो वहाँ पे बहुत स्वेइंग क्राउड यानी बिल्कुल बहता हुआ क्राउड था, भीड़ के साथ आप इधर उधर जा रहे थे, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। तो फाइनली वो बोट स्टेशन पे आ गई जो कि नॉर्थ वॉल नाम की जगह पर थी। He held her hand and she knew that he was speaking to her, saying something about the passage over and over again. तो जब वो चली गई, वो चली तो गई, वो बिल्कुल सुन्न थी, बिल्कुल नम थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उसको ये समझ आ रहा था कि फ्रैंक ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और उससे कुछ बातें कर रहा है, उसको रास्ता जो अभी आगे सी रूट आने वाला है उसके बारे में बहुत सी चीज़ें बता रहा है, पर उसको शायद कुछ समझ नहीं आ रही उसकी बातें।
द स्टेशन वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स विद ब्राउन बैगेजेस। जो पूरा स्टेशन था वहाँ पूरे सोल्जर्स थे और सबके हाथ में ब्राउन बैगेजेस थे, बहुत भीड़ थी स्टेशन पे। Through the white doors of the sheds, she caught a glimpse of the black mass of the boat, lying in beside the quay wall with illuminated portholes. अब आप बोलोगे कि ये वर्ड कुए है, बट कुए नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है की। इसका मीनिंग होता है अ प्लेटफॉर्म अलोंगसाइड द वाटर फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग शिप्स। पानी के पास ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये इसको की बोलते हैं। शिप्स जो भी सामान लेकर आती हैं दूसरी कंट्री से, वो सामान पूरा इस पर अनलोड किया जाता है और यहीं से पूरा सामान लोड करके शिप्स दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने के लिए भी जाती है। तो इस एरिया को हम कहते हैं की। ओके, इल्यूमिनेटेड का मतलब क्या होता है? लाइट अप, ब्राइटन, कोई ऐसी चीज़ जिसमें से बहुत रोशनी निकल रही है, बहुत ब्राइट चीज़। मेज का मतलब होता है कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूज हो। ओके, और पोर्ट होल्स, पोर्ट होल्स क्या होते हैं? ये जो इस तरीके के होल्स होते हैं जहाँ से आप देख सकते हो कि सारी शिप्स खड़ी हुई हैं, तो इनको हम पोर्ट होल्स कहते हैं। तो अब फाइनली वो उस बोट स्टेशन पे आ गई है जहाँ बहुत भीड़ है और वहाँ पे बड़े बड़े दरवाजे हैं, और जिससे वो क्या देख सकती है कि लाइन से बहुत सारी ब्लैक कलर की बोट्स वहाँ पे हैं, वहाँ से निकलने की तैयारी में है। और वो सब बोट्स कहाँ हैं? की वॉल के पास में, यानी इस तरीके से यहाँ पे सब लाइन से बोट्स लगी हुई हैं की से अटैच होके। और जितने भी पोर्ट होल्स वो देख रही, वो इल्यूमिनेटेड है, लाइटेड है, यानी कि दरवाजे ऑलमोस्ट खुलने पर हैं और लोग अंदर जाने के लिए रेडी थे। शी आंसर्ड नथिंग। अब फ्रैंक उससे इतनी बातें कर रहा था बट उसका कोई जवाब दे ही नहीं रही थी वो। शी फेल्ट हर चीक पेल एंड कोल्ड एंड आउट ऑफ मेज ऑफ डिस्ट्रेस शी प्रेड टू गॉड टू डायरेक्ट हर, टू शो हर वॉट वॉज हर ड्यूटी। कन्फ्यूज थी वो बहुत, उसके जो गाल थे वो पीले पड़ गए, वो ठंडी पड़ गई। उसको मेज ऑफ डिस्ट्रेस यानी बहुत टेंशन, कन्फ्यूजन हो गया। और इस बीच में वो भगवान से प्रेयर करती है कि भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे जो कि मेरी क्या सही ड्यूटी है, मुझे उसका एहसास दिलाओ, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। द बोट ब्लू अ मोनफुल लॉन्ग मोनफुल विसल इनटू द मिस्ट। फाइनली जिस बोट में वो जाने वाले थे उसमें से बड़ी विसल यानी एक सीटी की आवाज़ आई कि चलो क्राउड अब अंदर जाने के लिए रेडी है। पूरा मिस्ट था वहाँ पे, धुंध थी, धुंधला था, और उस बीच में से उसको बोट की आवाज़ आती है, सायरन आता है कि चलो सारे पैसेंजर बैठो बोट में। इफ शी वेंट टुमारो शी वुड बी ऑन द सी विथ फ्रैंक steaming toward Buenos Aires. Their passage had been booked. वो सोचती है कि अगर अभी मैं जाती हूँ तो कल के दिन पर मैं समुद्र के बीचों बीच फ्रैंक के साथ रहूँगी। और किस तरफ जा रही होंगी मैं? ब्यूनोस एरीज यानी अर्जेंटीना के कैपिटल की तरफ जा रही होंगी मैं फ्रैंक के साथ। उनका पैसेज बुक हो चुका था, यानी जो उनकी रास्ता था, जो उनकी टिकट विकेट थी, दोनों की बुक्ड थी। Could she still draw back after all he had done for her? तो अपने आप से सवाल पूछती है कि क्या मैं अब भी ड्रॉबैक कर सकती हूँ? क्या मैं नहीं जाऊँ? इस लड़के ने मेरे लिए इतना किया है, मैं कैसे इसको मना करूँ? क्या मैं अब भी अपने पैर वापस ले सकती हूँ पीछे? Her distress awoke a nausea in her body and she kept moving her lips in silent fervent prayer. Fervent का मतलब full of dedication, जब आप कोई चीज़ full dedication से ध्यान लगा के कर रहे होते हो। उसका डिस्ट्रेस, उसकी टेंशन इतनी बढ़ गई कि उसको नौजिया होने लगा, घबराहट, उल्टी जैसा फील होने लगा उसको। और पागलों की तरह डेडिकेशन में आंख बंद करके वो कंटिन्यूसली प्रेयर अपनी करी थी, उसके लिप्स ऐसे ऐसे चल रहे थे, बस वो प्रेयर कर रही थी गॉड से कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे इस वक्त बस। अ बेल क्लैंग्ड अपॉन हर हार्ट, शी फेल्ट हिम सीज हर हैंड, कम। ऐसा लगा कि उसके दिल में बहुत ज़ोर से घंटी बजी है। क्लैंग मतलब टू रिंग, बहुत ज़ोर से घंटी बजी है। जैसे ही फ्रैंक ने उसका हाथ पकड़ा, सीज हर हैंड यानी होल्ड हर हैंड, और फ्रैंक ने उसको बोला कम, चलो, क्योंकि सायरन बज गया है बोट का। ऑल द सीज ऑफ द वर्ल्ड टम्बल्ड अबाउट हर हार्ट, ही वॉज ड्रॉइंग हर इन टू देम, ही वुड ड्राउन हर। ऐसा लगा एवेलिन को कि दुनिया के सारे समुद्र रोल होते हुए, टम्बल होते हुए उसके ऊपर आ गए हैं
और फ्रैंक उसको उसमें ड्राउन यानी डुबा देगा। अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे उसको। शी ग्रिप्ड विद बोथ हैंड्स एट द आयरन रेलिंग्स। अब जहाँ पे वो खड़े थे वहाँ पे लोहे के सरिये से बार्स थे। उसने अपने दोनों हाथ ज़ोर से आयरन रेलिंग पे पकड़ लिए, ज़ोर से। फ्रैंक उसको बुला रहा है लेकिन वो ना सुन रही ना बोल रही ना आ रही, बस सुन नो के पकड़ी हुई है कि मतलब उसको नहीं जाना। वो बोलता है कम, वो बोलती है नो नो नो, इट वॉज इम्पॉसिबल। मतलब वो सोचती है मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं नहीं जा पाऊँगी। हर हैंड्स क्लच्ड आयरन इन फ्रेंजी। फ्रेंजी यानी मैडनेस, पागलपन। उसके हाथों ने उन आयरन रेलिंग्स को पागलों की तरह बिल्कुल ऐसे पकड़ रखा था, वो छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं थी। अमिड द सीज शी सेंट अ क्राई ऑफ एंग्विश, एवलिन, एवी। और समुद्र के बीचों बीच वहाँ पे सब वो लोग, सामने समुद्र था उसके बीच वो खड़े थे, एंग्विश यानी पेन में, तकलीफ में। बार बार फ्रैंक उसको कह रहे हैं एवलिन, एवी, चलो क्या हो गया यार, क्यों नहीं चल रही हूँ, उसको बार बार बोलने की कोशिश कर रहा था। He rushed beyond the barrier and called to her to follow. अब बोट जाने पर है तो वो जल्दी से बैरियर कूद के बोट में बैठ गया क्योंकि बोट जाने पर है, और वो उसको बोलता है एवलिन आओ, क्योंकि वो बोट में बैठ गया, वो थोड़ी आ रहेगा, वो तो गया। तो वो बोलता है कि आओ, फॉलो करो मुझे, मेरे पीछे आओ, बैठो बोट में। He was shouted at to go on but he still called to her. बोट के जितने भी वहाँ पे सहकारी कर्मचारी थे सब ने चिल्लाया उसको कि जाओ आप बोट में जाके बैठो, वो नहीं आ रही, आप जाके बैठो। लेकिन वहाँ बैठकर भी वो सिर्फ यही शाउट कर रहा था कि एवलिन आओ, एवलिन आओ। शी सेट हर वाइट फेस टू हिम, पैसिव लाइक अ हेल्पलेस एनिमल। पैसिव का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टिंग द सिचुएशन विदाउट एनी रिस्पॉन्स, कि जो सिचुएशन चल रही है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और उसके ऊपर आप कोई रिस्पॉन्स, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, ना अच्छा ना बुरा। आप एक हेल्पलेस एनिमल, बेसहारा उस जानवर की तरह खड़े रहते हो जो गूंगा है, जो कुछ बोल नहीं सकता। तो कुछ सिचुएशन एवलिन की भी उस तरीके से थी कि वो बस इस तरीके से ऐसे देख रही थी और अपना उसका फेस पूरा वाइट हो चुका था। वाइट फेस तब यानी जब आप किसी को जानते ही नहीं हो, यू डोंट नो द पर्टिकुलर पर्सन। तो वो इस तरीके से उसको देख रही थी कि जैसे वो उसको जानती ही नहीं है और जो हो रहा था वो होने दे रही थी, बस चुप खड़ी थी एक हेल्पलेस एनिमल की तरह। हर आइज गेव हिम नो साइन ऑफ लव और फेयरवेल और रिकग्निशन। और जब फ्रैंक ने उसकी आंखों में देखा तो उसको एवलिन की आंखों में अपने लिए नो लव, कोई प्यार नहीं दिखा, कोई फेयरवेल यानी उसकी आंखों में देख के ऐसा भी नहीं लगा कि वो उसको फेयरवेल यानी विदाई दे रही है, कि बाय बाय कर रही है, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट नो रिकग्निशन, उसके चेहरे को देख के ऐसा लगा फ्रैंक को कि ये मुझे ऐसे दिख रही जैसे कि वो मुझे रिकग्नाइज ही नहीं करती, पहचानती भी नहीं है। और यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है, फ्रैंक चला जाता है, एवलिन वहीं रहती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जो उसकी माँ मरते वक्त उसको दे गई थी। और शायद इस वजह से भी कि कहीं ना कहीं उसके फादर ने उसको कहा था कि सेलर्स पे विश्वास मत करना, तो वो माइंड में भी शायद वो बात भी शायद उसके माइंड में हो। ओके, तो एंड में एवलिन नहीं जाती है। Evelyn, a story written by James Joyce, is a story about a girl named Evelyn Hill who sits at a window in her house and looks out onto the street while recalling her childhood. तो ये जो स्टोरी है जिसका नाम एवलिन है, इसको किसने लिखा है? जेम्स जॉयस ने लिखा है, जो कि ऑथर है इस चैप्टर के। ये स्टोरी एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है एवलिन हिल। इसका पूरा नाम है एवलिन हिल। ये 19 ईयर्स ओल्ड है। ये लड़की शाम के समय अपने घर की विंडो पर बैठ जाती है और सामने जो स्ट्रीट है, जो सड़क है, उसको देखने लगती है और पूरा अपना चाइल्डहुड, पूरा अपने बचपन की जो अच्छी मेमोरीज़ है, गुड मेमोरीज़ है, वहाँ बैठकर रिकॉल करती है, याद करती है और बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, सोच विचार करती है। दैट टाइम शी यूज्ड टू प्ले विथ अदर चिल्ड्रन इन अ फील्ड नाउ डेवलप विथ न्यू होम्स। तो वो याद करती कि अभी जो मैं सड़क देख रही हूँ, जब मैं छोटी थी तो यहाँ पे एक बड़ी सी फील्ड, एक बड़ा सा मैदान हुआ करता था जहाँ पर मैं इस पूरे एरिया के दूसरे बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ यहाँ पर खेला करती थी। और अब फाइनली बेलफास्ट नाम, मतलब अब इतने साल, कुछ साल पहले बेलफास्ट नाम की एक जगह है यूके में, वहाँ से एक आदमी आया, उसने वो पूरा फील्ड ख़रीद लिया और वहाँ पे अब
घर बना दिए, तो बच्चों की कहीं ना कहीं खेलने की जगह चली गई। She thinks about her abusive father with whom she lives and to the idea of freeing herself from her hard life jobs as a shop worker and a nanny to support her younger siblings and her father. वो सोचती है अपने अब्यूज़िव फादर के बारे में कि मेरे जो फादर हैं कितने अब्यूज़िव हैं, मुझे चिल्लाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, मुझे बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत का काम कराते हैं पूरे घर का, और उन्हीं के साथ वो रहती है घर में। और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं अपने आप को फ्री करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को आज़ाद करना चाहती हूँ इतने हार्ड लाइफ जॉब से, कि मैं घर पे इतना काम कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, और जो मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं उनकी नैनी की तरह काम कर रही हूँ। यानी इसकी मदर जब ज़िंदा थी, अब इसकी मदर की डेथ हो गई है, तो एवलिन की मदर जब उनकी डेथ हो रही थी तो उस रात, डेथ के रात, उसने प्रॉमिस करा अपनी बेटी एवलिन से कि छोटे भाई बहनों का और घर का ख्याल रखना जब तक तुम रख सकती हो। तो ये बेचारी सोचती है कि मेरी लाइफ कितनी हार्ड है, कितनी टफ़, कितनी डिफ़िकल्ट है। छोटे भाई बहनों की जो यंगर सिबलिंग्स है, छोटे भाई बहन हैं, उनको इतना ध्यान रखना पड़ता है कि वो स्कूल जा रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं, सो रहे हैं, और साथ में एक शॉप वर्कर भी हूँ मैं, यानी मैं एक छोटी शॉप, एक स्टोर पे काम करती हूँ, तो घर का देखूँ, फिर शॉप का देखूँ, फिर छोटे बच्चों को देखूँ। उसके बाद मेरे जो फादर हैं वो इतने अब्यूज़िव हैं, इतना मारते हैं, पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं घर में, और मुझे इन लोग के साथ रहना पड़ता है, तो मैं यहाँ से कहीं भाग जाती हूँ, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना। अब इसको अकेले तो भागना नहीं था, इसको भागना था फ्रैंक नाम के एक लड़के के साथ, जो कि एक सेलर था। वो उसको बहुत लव करता था, ये भी उसको लव करती थी, तो इसको यहाँ से भाग के उसके साथ कहीं दूर अर्जेंटीना में जाना था, जहाँ से वो आया था। एवलिन फेसेस अ डिफ़िकल्ट डिलेमा, रिमेन एट होम लाइक अ ड्यूटीफुल डॉटर और लीव डबलिन विथ हर लवर फ्रैंक हु इज़ अ सेलर। तो एवलिन बहुत डिलेमा में, बहुत कन्फ्यूजन में आ गई कि क्या मैं यहाँ पर घर पर ही रहूँ, एक ड्यूटीफुल या एक रिस्पॉन्सिबल बेटी की तरह, जिसने कभी अपनी मरती हुई माँ को ये वादा दिया था कि ठीक है मैं इस घर को और सबके ख्याल रखूँगी मैं, या मैं डबलिन नाम का ये जो शहर जहाँ वो लोग आयरलैंड में रहते हैं, या ये शहर छोड़कर अपने लवर फ्रैंक के साथ चली जाऊँ कहीं दूर, जो कि खुद एक सेलर है, सेलर जो शिप्स में जिसका जॉब होता है। He wants her to marry him and live with him in Buenos Aires, and she has already agreed to live with him in secret. फ्रैंक चाहता है कि एवलिन उससे शादी कर ले और उसके साथ ब्यूनोस एरीज जाके रहे। ब्यूनोस एरीज कैपिटल सिटी है अर्जेंटीना की, जहाँ से फ्रैंक आया है, तो वो चाहता है वो डबलिन छोड़ के शादी करके उसके साथ वहीं चले, और सीक्रेटली चुपचाप में एवलिन ने इस चीज़ पे एग्री भी कर लिया कि ठीक है मैं अपना घर बार छोड़ के तुम्हारे साथ भाग चलूँगी, एलोप करूँगी। एलोप मीन्स किसी लड़के के साथ चुपचाप भाग जाना। तो उसने सोचा कि मैं भाग जाऊँगी तुम्हारे साथ, क्योंकि वैसे मेरी ज़िंदगी यहाँ पे बहुत हेल, बिल्कुल नर्क हो गई है। एवलिन ऑल्सो रिकॉल्स Frank's courtship of her was pleasant until her father began to voice his disapproval and fought with Frank. After that, the two lovers met silently. तो उसी विंडो पे बैठे बैठे जो वो सोच रही है, उसको बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। उसमें से एक ख्याल उसको वो भी आता है कि कब फ्रैंक और उसकी कोर्टशिप कितनी अच्छी थी। कोर्टशिप यानी कि जिस दिन से वो लोग मिले थे और आज की डेट तक जो पूरा अफेयर का टाइम पीरियड है उनका, वो कोर्टशिप होता है। तो वो अपने कोर्टशिप को भी याद करती कि कितना अच्छा, कितना बढ़िया टाइम था कि फ्रैंक मिलता था, मुझे घर छोड़ने आता था, मुझे मेरे स्टोर जहाँ पे मैं जॉब करती थी वहाँ मेरे को मिलने आता था, हम बोहेमियन गर्ल नाम के ओपेरा शोज़ देखने जाते थे, सब कुछ कितना अच्छा था, मुझे कितनी अपनी बातें शेयर करता था। लेकिन फिर जैसे ही एवलिन के फादर को पता चला एवलिन और फ्रैंक के रिलेशनशिप के बारे में, तो उसके फादर ने बहुत फौट, यानी बहुत लड़ाई कर ली फ्रैंक से, और उसके बाद दोनों लवर्स फ्रैंक एंड एवलिन को सीक्रेटली यानी चुपचाप मिलना पड़ा, लोगों से छुप के। As Evelyn reviews her decision to embark on a new life, she begins to favor the sunnier memories of her old family life when her mother was alive and her brother Harry was living at home, and notes that she did promise her mother to dedicate herself to maintaining the home. अब एवलिन खिड़की पर बैठी हुई है, आज रात की उसको बोट कैच करनी और भागना है फ्रैंक के साथ। तो जब वो विंडो पे बैठी है, बहुत डीप थिंकिंग कर रही है, तो वो बार बार सोचती है कि क्या मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, क्या मुझे भागना चाहिए या मुझे यहीं रहना चाहिए, क्या मैं अपनी मदर से किया हुआ वो प्रॉमिस तोड़ दूँ,
जो मैंने एक बेटी होने के नाते उनसे किया था कि मैं घर को जोड़े रखूँगी, वो अब उन सारे सनियर मेमोरीज यानी गुड मेमोरीज, कुछ अच्छी यादों को रिकॉल करती है, याद करती है जब उसकी माँ जिंदा थी, जब उसके फादर इतने बुरे नहीं थे, काफ़ी अच्छे थे, बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। उसको याद आता है कि मेरी माँ की डेथ से पहले हम लोग पिकनिक मनाने गए तो मेरे फादर ने मेरी माँ की बहुत फ़नी वाली हैट पहनी और डांस करके हम सब बच्चों को हंसाया। फिर जब मेरी माँ की डेथ हो गई थी उसके बाद एक दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो कैसे मेरे फादर ने घोस्ट वाली स्टोरी, भूत की कहानी मुझे सुनाई और मेरे लिए टोस्ट बना के भी लाए थे। तो उसको ये सब चीज़ें याद आ रही थी। उसको याद आ रहा था कि कैसे जो मेरा सबसे बड़ा भाई अर्नेस्ट है उसकी डेथ हो गई, छोटा भाई हैरी जो है वो चर्च डेकोरेट करने के बिज़नेस में है, वो भी बहुत अच्छा है लेकिन बिज़नेस से की वजह से बाहर ही रहता है, बस पैसे भेजता है अपने फादर को। तो अब ना कहीं इस डिलेमा में, इस कन्फ्यूजन में है कि अच्छी चीज़ें भी उसको याद आ रही हैं, तो वो सोचती है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। She thinks that her life at home, cleaning and cooking is hard, but perhaps not the worst option. Her father is not always mean after all. तो वो सोचती है कि ठीक है, भले मेरी घर पे लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, मुझे बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ती है, कुकिंग करनी पड़ती है, भाई बहनों का, फादर का, सबका ख्याल रखना पड़ता है, सब कुछ बहुत हार्ड है, पर शायद कोई वर्स्ट ऑप्शन नहीं है। यानी कोई ऐसी भी कोई बदतर ज़िंदगी में मैं नहीं जीती कि मुझे भागना पड़ रहा है एक लड़के के साथ। उसके फादर कोई इतने मीन नहीं थे, हमेशा से ऐसे नहीं थे, वो तो अब ओल्ड हो गए हैं, मदर की डेथ के बाद इस तरीके का थोड़ी हरकतें करते हैं, बट इतने बुरे भी नहीं है उसके फादर, ये वो ऐसा सोचती है। शी रिमेंबर्स हर मदर्स सैड लाइफ एंड वॉन्ट्स टू एस्केप द सेम फेट बाय लिविंग विथ फ्रैंक। वो सोचती है देर भी हो रही है, शाम का समय हो रहा है, रात को उसको भागना भी है फ्रैंक के साथ, बट वो फिर भी वहीं बैठी रहती है और सोचती है कि कैसे मेरी माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी सैक्रिफाइसेस किए, मेरे फादर हमेशा से उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे और मुझे सेम फेट मतलब सेम डेस्टिनी यानी सेम किस्मत नहीं चाहिए अपनी माँ जैसी, क्योंकि मेरी माँ ने पूरी ज़िंदगी सैक्रिफाइस की और लास्ट में वो क्रेजीनेस में यानी पागलपन हो गई थी और मर गई थी। उनको बहुत बीमारियों ने जकड़ लिया था। तो वो कहती है कि मुझे अपनी माँ जैसी दर्दनाक मौत नहीं मरनी, मैं फ्रैंक के साथ भाग जाऊंगी क्योंकि मुझे भी खुश रहने का हक है। आखिर में इन द एंड एवलिन वेट्स इन द क्राउड टू बोर्ड द शिप विद द फ्रैंक। फाइनली एवलिन जो है वो बोट स्टेशन पे पहुंच जाती है और फ्रैंक के साथ भागने के लिए रेडी होती है। बहुत भीड़ होती है बोट स्टेशन पे, वहाँ खड़ी रहती है, सोचती है, बहुत कंफ्यूज्ड होती है, वो बिल्कुल नम सुन हो जाती है, उसको बहुत डिस्ट्रेस, टेंशन से बिल्कुल पीली पड़ जाती है वो। शी अपीयर्स डिटैच्ड एंड वरीड एंड प्रेज टू गॉड फॉर डायरेक्शन। उसको फ्रैंक से बिल्कुल डिटैचमेंट होने लगी, मतलब ऐसा लग रहा था वो उखड़ी उखड़ी बिहेव कर रही है और बहुत ज़्यादा वरिड, टेंशन में थी और भगवान से वो प्रेयर कर रही थी कंटिन्यूसली। उसके लिप्स प्रेयर में चल रहे थे कि मुझे डायरेक्शन दिखाओ, रास्ता दिखाओ कि मेरी सही ड्यूटी क्या है, क्या मुझे भागना चाहिए कि नहीं। When the boat whistle blows and Frank pulls her hand to lead her with him, Evelyn dresses. Finally बोट की विसल बजी कि चलो सब पैसेंजर अंदर बैठो। एवलिन का हाथ पकड़ा फ्रैंक ने कि चलो बोट में बैठे। उसने आयरन रेलिंग्स यानी लोहे के सरिये पकड़ लिए और रेजिस्ट करने लगी कि मुझे नहीं जाना। She holds the iron railings as Frank is swept into the crowd, moving towards the ship. वो रेलिंग पकड़े रखती है, फ्रैंक उसको बार बार बुलाता है, एवी एवलिन आ जाओ, बट वो कहती है नो, उसको समझ ही नहीं आता। और इतनी भीड़ होती है कि भीड़ से बहते हुए, सोए होते हुए फ्रैंक अपने आप भीड़ के साथ बोट में पहुंच जाता है और एवी बहुत टाइटली लोहे की रेलिंग्स पकड़ी हुई रहती है और नहीं जाती। He continually shouts come, but Evelyn remains fixed to the land, motionless and emotionless. वो कंटिन्यूसली वहाँ से चिल्ला रहा होता है फ्रैंक की कम आओ, बोट जा रही है एवलिन चलो, लेकिन वो आयरन रेलिंग्स को पकड़ के बिल्कुल फिक्स्ड, बिल्कुल ज़मीन से चिपक के जैसे खड़ी हो गई थी, बिल्कुल मोशनलेस, ना हिल रही थी ना ढुल रही थी और बिल्कुल इमोशनलेस हो गई थी। जब फ्रैंक ने उसकी आंखों में देखा तो फ्रैंक को एवलिन की आंखों में ना तो उसके लिए प्यार दिखा, ना कोई इमोशन दिखा, ना फेयरवेल, ऐसा भी नहीं लगा कि उसको विदाई कर रही है, एक बाय तक नहीं बोला उसने।
और बिल्कुल कोल्ड लुक था उसकी आंखों में, जैसे कि वो जानती ही नहीं है फ्रैंक को। और फाइनली वो एंड में नहीं गई, अपनी माँ का प्रॉमिस रखा और एक ड्यूटीफुल डॉटर का उसने काम किया, वो भागी नहीं। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन नंबर 1. Name the two characters in the story whom Evelyn liked and loved and two she did not. What were the reasons for her feelings towards them? तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको चैप्टर के दो कैरेक्टर्स, उन दो लोगों के नाम बताने स्टोरी में, उन दो लोगों को जिनको एवलिन लव करती थी, पसंद करती थी, और उन दो लोगों के अलग से सेपरेटली जिनको वो पसंद बिल्कुल नहीं करती थी। दो वो लोग जिनको वो पसंद करती थी और दो वो लोग जिनको वो पसंद बिल्कुल नहीं करती थी चैप्टर में से, और आपको रीजंस बताने कि क्यों उन दो लोगों को पसंद करती है और क्यों इन दो लोगों को ये एवलिन लड़की जो है, एवलिन हिल, वो पसंद नहीं करती और उन लोगों के लिए उसकी क्या फीलिंग्स हैं। ओके, आंसर देखते हैं। एवलिन लाइक्ड हर मदर एंड फ्रैंक मोस्ट। तो वो दो लोग जिनको एवलिन सबसे ज़्यादा लाइक करती थी वो थी उसकी फर्स्ट मदर और दूसरा फ्रैंक जो कि उसका बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो भागने वाली थी। हर मदर टुक केयर ऑफ कंप्लीट फैमिली एंड बोर टॉर्चर डन बाय हर फादर ऑन हर। तो अब रीजंस बताएं कि क्यों मदर और फ्रैंक को एवलिन लाइक करती थी। तो उसकी मदर जो थी उसने अपनी जब वो जिंदा थी तो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली की बहुत केयर करी, बहुत देखभाल करी, और जितना उसके फादर ने टॉर्चर किया उसकी मदर को वो सब उसने बोर किया। अब बोर पास्ट टेंस है बेयर का, यानी सहा। फ्रैंक वॉज हर लव एंड एडमायर्ड हिम वेरी मच। अब फ्रैंक क्यों उसको पसंद था? क्योंकि वो उसका प्यार था, उसको वो लव करती थी और वो उसको बहुत एडमायर करती थी, यानी उसको बहुत पसंद करती थी एज अ लवर। ही वॉज द ओनली होप फॉर हर टू गेट रिड ऑफ हर मीनिंगलेस लाइफ। और फ्रैंक एक मात्र आखिरी उम्मीद थी एवलिन के लिए जो उसकी मीनिंगलेस लाइफ, यानी एक ऐसी ज़िंदगी जो इतनी बेकार सी ज़िंदगी जी रही थी एवलिन, जिसका कोई मतलब नहीं था, जिसमें उसके फादर का अब्यूज़ और उसके फादर की गाली गलौज और मार पिटाई और बहुत हार्ड वर्क वाली ज़िंदगी थी। तो ये सारी जो बुरी सी ज़िंदगी थी, तो फ्रैंक इस बुरी सी ज़िंदगी से उसको बाहर निकालने के लिए उसका एकमात्र होप था, क्योंकि इसके साथ दोनों के भागने की प्लानिंग थी। तो उसको लगता था मैं चली जाऊँगी कहीं और बहुत रिस्पेक्टफुली लाइफ जीऊँगी फ्रैंक के साथ उसकी वाइफ बन के। अब वो दो लोग जिनको वो हेट करती थी, तो शी हेटेड हर फादर एंड मिस गैविन एज दे यूज टू क्रिटिसाइज हर एंड दे हैव ऑलवेज बीन हार्श टुवर्ड्स हर। तो वो दो लोग जिनको वो हमेशा हेट करती थी वो पहले थे उसके फादर, अपने पिता को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और दूसरी थी मिस गैविन। मिस गैविन कौन थी? ओनर थी, यानी मालकिन थी उस ऑफिस की, उस स्टोर की जहाँ पर एवलिन जॉब करती थी। क्यों इन दो लोगों को नापसंद करती थी? क्योंकि ये दोनों ही लोग हमेशा उसको क्रिटिसाइज करते थे, यानी नीचा दिखाते थे, और हमेशा एवलिन के प्रति बहुत हार्श, यानी बहुत कड़क स्वभाव और बहुत गाली गलौज, चिल्ला चोट और बहुत तकलीफ देने वाला नेचर और बिहेवियर रखते थे एवलिन के लिए दोनों लोग। हर फादर यूज टू ड्रिंक एंड इंसल्ट हर। इसके जो फादर थे वो ड्रिंक करते थे, यानी दारू पीते थे और बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते थे और बहुत मेहनत के काम करवाते थे। किसको? एवलिन को। और वेराज मिस गैविन ऑलवेज यूज टू कॉमेंट ऑन हर। और मिस गैविन क्या करती थी? हमेशा उसको कमेंट करती थी, उसको ताना कसती थी और इस तरीके से उसको सुनाती थी बातें कि दूसरे कस्टमर्स और दूसरे लोग सुने कि कैसे एवलिन की इंसल्ट हो रही है। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से वो अपने फादर और मिस गैविन को नापसंद करती थी और अपनी मदर और फ्रैंक को सबसे ज़्यादा लाइक करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, describe the conflict of emotions felt by Evelyn on the day she had decided to elope with Frank. अब elope का मीनिंग क्या होता है? जब एक लड़की चुपचाप किसी लड़के के साथ भाग जाती है घर छोड़ के, उसे हम कहते हैं elope. अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस दिन एवलिन ने डिसाइड किया था कि आज रात को मैं भागने वाली हूँ शिप के द्वारा फ्रैंक के साथ, उस दिन उसके इमोशंस जो वो फील कर रही थी, जो उसकी फीलिंग्स थे, उनमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट था, यानी अंदर ही अंदर एक जैसे कोई लड़ाई चल रही थी उसके मन में कि मैं जाऊं कि मैं नहीं जाऊं, क्या मैं एक ड्यूटीफुल डॉटर, एक रिस्पॉन्सिबल डॉटर की तरह घर रहूं, या मैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने लवर फ्रैंक के साथ भाग जाऊं। तो किस तरीके से जो इमोशंस का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एवलिन फील कर रही थी उस दिन पे जिस दिन उसने डिसाइड किया था कि मैं फ्रैंक के साथ भाग जाऊं, हमें वो पूरा डिस्क्राइब करना है। So the answer is, when Evelyn decided to elope with Frank, the memories of her happy days, her childhood, her mother and her siblings came all of a sudden in front of her eyes.
तो जिस दिन एवलिन ने डिसाइड किया था कि चलो आज मैं एलोप करूँगी यानी भागूंगी फ्रैंक के साथ, उसी दिन घर की खिड़की पर बैठकर उसके दिमाग में वो फ्लैशबैक में चली गई, यानी उसके दिमाग में वो सारे बचपन के जो हैप्पी मेमोरीज थी, जो पूरी यादें थी बचपन की, जब वो खुशहाल वाले जो दिन थे, जब उसकी माँ जिंदा थी, जब उसके फादर इतने क्रूअल यानी इतने बेरहम नहीं थे, जब उसकी मॉम जिंदा थी, बचपन के जो दिन थे, उसकी मदर के जब दिन थे जब उसकी माँ जिंदा थी, और कैसे उसके सिबलिंग्स यानी छोटे भाई बहन के साथ वो खेलती थी, फन करती थी, इंजॉय करती थी, ये सारी जैसे जो यादें थी उसकी आंखों के सामने जैसे एक फ्लैश जैसे आ रही थी बार बार। द वॉइस ऑफ ऑर्गन प्लेयर रिमाइंडेड ऑफ द डे हर मदर डाइड। यहाँ तक कि जब वो खिड़की पर बैठी थी तो एक ऑर्गन प्लेयर, एक बाजा बजाने वाला व्यक्ति वहाँ पे खड़ा था और बाजा बजा रहा था, तो उसको वो भी याद आ रहा था कि कैसे जिस रात मेरी माँ की डेथ हुई थी उसी रात पे ऐसा ही एक ऑर्गन प्लेयर वहाँ खड़ा हुआ था जिसको मेरे फादर ने चिल्लाया था कि जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब हो रहा है। तो सब चीज़ें ना, एक एक छोटी से बड़ी चीज़ उसको सब याद आ रही थी कि मैं कैसे इस जगह को छोड़ के चली जाऊँ। On one side, she wanted to start a new respectful life with Frank and run away from her father's cruelty. एक तरफ तो एवलिन यहाँ से भाग जाना चाहती थी और एक सम्मान भरी रिस्पेक्टफुल लाइफ फ्रैंक के साथ उसकी वाइफ बनकर बिताना चाहती थी और अपने फादर की क्रूएल्टी यानी कि जो बेरहम क्रूअल इंसान थे उसके फादर, इन सब चीज़ों से वो दूर भाग जाना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी। ऑन दी कॉन्ट्री, दूसरी तरफ वो क्या सोच रही थी अपने मन में, द प्रॉमिस शी मेड टू हर मदर टू होल्ड द हाउस एज शी कुड वॉज नॉट लेटिंग हर गो। दूसरी तरफ उसके मन में क्या विचार उसको रोक रहा था भागने से कि जिस दिन उसकी मदर की डेथ हुई थी उसी दिन उसने अपनी मदर से प्रॉमिस किया था, उसकी माँ ने उसको बोला था कि तुम जब तक कर सकती हो तब तक तुम इस घर को संभालोगी, अपने भाई बहनों को, अपने फादर को, सबको संभालोगी और घर को जोड़ रखोगी। तो ये जो प्रॉमिस उसने अपनी मॉम से किया था घर को संजो के रखने का, घर को अच्छे से रखने का, ये जो प्रॉमिस उसको जाने नहीं दे रहा था, फ्रैंक के साथ भागने नहीं दे रहा था कहीं ना कहीं उसके मन में। तो ये एक शायद धर्म संकट में वो पड़ गई थी कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, बट अल्टीमेटली एंड में वो नहीं जाती और एक ब्यूटीफुल डॉटर का क्या करती है, रोल निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक एवलिन लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू एस्केप? एस्केप यानी भाग जाना घर से। आपको क्यों लगता है कि एवलिन को इतना अच्छा मौका, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी फ्रैंक के साथ एस्केप करने की, भाग जाने की, लेकिन उसने ये क्यों लेट गो कर दिया, यानी ये अपॉर्चुनिटी, जो मौका उसको मिला था उसने क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं भागी वो फ्रैंक के साथ उस रात? तो आंसर है, एवलिन लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी बिकॉज शी वॉज स्टक्ड विद द मेमोरी ऑफ हर मदर एंड सिबलिंग्स। तो एवलिन ने ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी इसलिए लेट गो करी, यानी इसलिए छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वो उस मेमोरी, उस याद में कहीं ना कहीं अपने दिमाग में अटक गई थी, जहाँ उसकी माँ से उसने वो वादा किया था, वो प्रॉमिस किया था, और उसके सिबलिंग्स यानी छोटे बड़े भाई बहन जो थे उनकी ख्याल रखना, उनका टेक केयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने होल्ड करके रखी थी घर में, इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं उसको, उसमें वो फंस गई, रोक लिया इन यादों ने उसको। Also, she felt a sense of responsibility and was burdened by the promise she made to her mother that she won't let her house to break and she will hold the members together as long as she could. यहाँ तक कि उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आने लगी कि नहीं, मैं एक रिस्पॉन्सिबल बेटी हूँ, डॉटर हूँ, जिसने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था कि नहीं, मैं कभी भी इस घर को कभी ब्रेक नहीं होने दूंगी, टूटने नहीं दूंगी घर को, और घर के सारे लोगों को जोड़ के रखूंगी, होल्ड करके रखूंगी, जब तक मैं कर सकती हूँ, जब तक मेरे बस में है तब तक मैं कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं उसने जो ये प्रॉमिस किया था, इस प्रॉमिस के बर्डन, बोझ तले दब गई एवलिन और उसने भागी नहीं, वो भागी नहीं फ्रैंक के साथ। दैट्स वाई शी डिड नॉट एलोप विथ फ्रैंक, और इसीलिए वो फ्रैंक के साथ एलोप नहीं करा या एस्केप नहीं करा, एक ही बात है। Next question, what are the signs of Evelyn's indecision that we see as the hour of the departure with Frank neared? अब indecision का मतलब क्या होता है? जब इंसान एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जब वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं क्या करूं। जैसे एवलिन ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं भागूं कि नहीं भागूं, कहीं ना कहीं अंदर उसका दिमाग, दिल सब चल रहा था। तो ऐसे क्या साइन, ऐसे क्या हमने हिंट्स देखे एवलिन में जिससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे जाने का, डिपार्चर का घंटा पास आने लगा कि चलो फ्रैंक के साथ भागने का जो समय थे नियर यानी पास आता गया, जैसे जैसे भागने की घड़ी पास आती गई, वैसे वैसे हमने एवलिन में क्या ऐसी हाव भाव देखे कि एवलिन उस सिचुएशन में आ गई कि डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। वो कौन सी सिचुएशन थी? So the answer is, as the time for eloping was coming near,
एवलिन सडनली गॉट डिस्ट्रेस्ड एंड टर्न्ड पेल। जैसे ही एवलिन वहाँ पहुंची बोट स्टेशन, शिप स्टेशन पे पानी के रास्ते भागने के लिए फ्रैंक के साथ, तो हमने ये नोटिस किया कि जैसे जैसे वो समय पास आ रहा था, जैसे जैसे वो बार बार बुला रहा था उसको, आ जाओ एवलिन आ जाओ, वो आई नहीं थी। वो सडनली बहुत डिस्ट्रेस यानी बहुत टेंशन में आ गई, और जैसे वो पेल पड़ गई यानी पीली पड़ गई, इतनी टेंशन में आ गई थी। शी ऑल्सो प्रेड टू गॉड टू डायरेक्ट हर अबाउट हर ड्यूटी। उसके लिप्स कंटिन्यूसली चल रहे थे क्योंकि वो मन ही मन में भगवान से ये प्रेयर कर रही थी कि भगवान मुझे सही डायरेक्शन, सही रास्ता बताओ कि मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे भागना चाहिए या मुझे नहीं भागना चाहिए। शी फेल्ट अ सेंस ऑफ नोजिया एंड रिमेन्ड इमोशनलेस। उसको नोजिया फील होने लगा, यानी घबराहट फील होने लगी, अजीब सा फील होने लगा, और वो एकदम इमोशनलेस वहाँ रही, यानी उसने बिना किसी इमोशन के वहीं पे खड़ी रही। लोहे की रेलिंग सी वहाँ पे उसको पकड़ के बिल्कुल खड़ी रही। 2 बार, मतलब कितनी बार उसको फ्रैंक ने आवाज़ लगाई कि आ जाओ, लेकिन वो नहीं गई। उसकी आंखों में, जब फ्रैंक ने जाते वक्त देखा तो उसकी आंखों में वो इमोशन था कि वो जानती ही नहीं है फ्रैंक को, बिल्कुल इमोशनलेस। ना वो मोशनलेस थी, वो इमोशनलेस थी और मोशनलेस। इमोशन यानी उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी, वो जैसे कि जानती ही नहीं थी फ्रैंक को, और मोशनलेस यानी कि बिल्कुल वो रेलिंग पकड़ के खड़ी हुई थी, हिल भी नहीं रही थी। फ्रैंक ने बहुत ट्राई किया उसको ले जाने का, बट वो नहीं गई। एक ड्यूटीफुल डॉटर की उसने रोल निभाया, ना ही उसने और ना कि उसने फ्रैंक के साथ भागा, तो एक अच्छी बेटी का उसने रोल निभाया। फर्स्ट MCQ, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी एवलिन। तो ये जो हमारी स्टोरी है एवलिन, इसके राइटर कौन है, यानी कि किसने ये स्टोरी लिखी है। आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन A, B, C, D। आपको जो लगता है सबसे सही ऑप्शन है या एकदम जो करेक्ट आंसर आपको पता ही है, उस पर आपको करना है एक टिक मार्क। ओके, सो ऑप्शन नंबर A इज़ जोसेफ कॉनराड, ऑप्शन नंबर B इज़ बाय शूमैन, ऑप्शन C जेम्स जॉयस, ये ऑप्शन नंबर D गैब्रियल गार्शिया मार्क्वेज। अगर आप लोगों ने मेरे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखे या मेरी समरी के वीडियोस देखे या एक बार भी अपनी बुक खोल के देखी होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता रहेगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर C जेम्स जॉयस, और यही राइटर है हमारी इस स्टोरी के। नेक्स्ट, वेयर डज फ्रैंक हैव अ होम। तो स्टोरी में जो फ्रैंक है, यानी जो एवलिन का बॉयफ्रेंड, जो लवर होता है फ्रैंक, उसका होम कहाँ है, यानी कि वो कहाँ से आया है, किस जगह से बिलोंग करता है। ऑप्शन देखते हैं, A आइलैंड, B ब्यूनोस एरीज, C कोलब्रुक या D बेलफास्ट। तो ऑप्शन नंबर A आइलैंड नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जेंटीना नाम की जगह से वो आया था आइलैंड में, और आइलैंड में किस जगह, डबलिन में आया था। अपनी लवर को वो वहीं पर मिला, एवलिन को। तो एवलिन जो थी वो आइलैंड डबलिन से थी, ना कि आपका फ्रैंक। सेकेंड, ब्यूनोस एरीज। अब ब्यूनोस एरीज एक जगह का नाम है जो कि अर्जेंटीना में, और फ्रैंक अर्जेंटीना में ब्यूनोस एरीज से ही आया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। कोलब्रुक हो नहीं सकता, क्योंकि कोलब्रुक एक जगह है इंग्लैंड में और कुछ भी इसका मेंशन चैप्टर में नहीं गिवन है। बेलफास्ट एक जगह है आइलैंड में ही और इंग्लैंड में है, और वो फ्रैंक वहाँ से नहीं आया था, फ्रैंक अर्जेंटीना से आया था, और अर्जेंटीना में किस जगह से आया था, वो ब्यूनोस एरीज से आया था। सो ऑप्शन नंबर B इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डज हैरी डू फॉर अ लिविंग। अब हैरी कौन है, एवलिन के 2 भाई थे, सबसे बड़ा अर्नेस्ट और उसके बाद हैरी। तो जो उसका सेकंड नंबर का भाई है हैरी, वो लिविंग के लिए क्या करता है, यानी सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या काम काज करता है। तो ऑप्शंस हैं, A ही इज़ अ ड्राइवर, क्या वो ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था, नो। ही इज़ अ राइटर, क्या वो लेखक था, नहीं, ऐसा कुछ भी स्टोरी में मेंशन नहीं है। ऑप्शन नंबर C, ही इज़ इन द चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस, वो चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस में था, यानी कि जब चर्च वगैरह में शादियाँ होती थी क्रिश्चियंस की या किसी की, तो वो उसको डेकोरेट करने में, या क्रिसमस पर डेकोरेट करने में, या किसी फेस्टिवल को पर डेकोरेट करने के बिजनेस में था। तो यस, वो चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस में था, और टाउन से थोड़ा दूर शहर तरफ में रहता था, और वहाँ से पैसे भेजता था अपने फादर को इन कमाए हुए पैसों से। ओके, ही इज़ इन कॉलेज एंड डज नॉट वर्क, वो अभी कॉलेज में और कोई काम ही नहीं करता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल चुका है, विच इज ऑप्शन नंबर C राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रैंक इज नॉट ट्रू। स्टोरी के मुताबिक
ये जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये चारों स्टेटमेंट्स फ्रैंक के बारे में हैं, जो कि एवलिन का लवर था। इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, यानी कि फॉल्स है, गलत है। ट्रू यानी कि सही, एंड नॉट ट्रू यानी सही नहीं। जो सही नहीं है यानी कि वो गलत है, यानी कि फॉल्स है। तो बेसिकली इन चारों स्टेटमेंट्स जो कि फ्रैंक के बारे में गिवन है, इसमें से आपको वो स्टेटमेंट चूज करना है जो कि फॉल्स है, यानी फ्रैंक के बारे में जिसमें गलत बात बोली गई है, वो स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, ही टेल स्टोरीज ऑफ हिज ट्रैवल्स। वो नई नई कहानियां बताता था एवलिन को अपनी ट्रैवलिंग के बारे में, जहाँ जहाँ आज तक उसने ट्रैवल किया है, घूमा है, फिरा है, उसके बारे में सब स्टोरीज बताता था एवलिन को। यस, वो बताता था। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, सही है। तो इसको चूज नहीं करेंगे, तो इसको तो चूज नहीं करेंगे, ये ऑप्शन तो मतलब हम चूज नहीं करेंगे। He does not want to marry एवलिन। उसको एवलिन से मैरी यानी शादी नहीं करनी थी। तो ये स्टेटमेंट तो बहुत गलत है, यानी उसको तो एवलिन से शादी करनी थी, तभी तो वो उसको ले जा रहा था एंड में। वो लोग, उन लोगों का साथ में भागने का भी प्लान था, और एवलिन के फादर की लड़ाई भी हुई थी, झगड़ा एंड बहस भी हो गई थी फ्रैंक से, क्योंकि इन दोनों के अफेयर के बारे में एवलिन के फादर को पता चल गया था। तो ऐसा नहीं है कि उसको शादी नहीं करनी थी, उसको बिल्कुल शादी करनी थी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी नॉट ट्रू है फ्रैंक के बारे में, और यही हमको चूज करना था। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ही वॉन्ट्स टू मैरी एवलिन, उसको एवलिन से शादी करनी थी। यस, ये सही बात है, तो इसको चूज नहीं करेंगे। ही इज फ्रॉम अर्जेंटीना, वो अर्जेंटीना नाम के कंट्री से है। यस, ये भी सही बात है, तो इसको भी चूज नहीं करना। विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट वाज एवलिन फीलिंग एट द आवर ऑफ डिपार्चर। अब ये आवर ऑफ डिपार्चर क्या है, यानी जब वो घड़ी आई डिपार्चर की, यानी जाने की, फ्रैंक के साथ अंत में भागने की, तो उस मोमेंट में एवलिन क्या फील कर रही थी, उसको कैसी फीलिंग आ रही थी। ऑप्शंस हैं, ए, शी वॉज वरिड, वो बहुत टेंस्ड हो गई, बहुत टेंशन में आ गई। यस, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, भाग रही हूँ मैं चुपके से एक लड़के के साथ। तो यस, ऐसा वो फील कर रही थी। ऑप्शन बी, शी प्रेड टू गॉड फॉर डायरेक्शन, वो मन ही मन भगवान से प्रेयर कर रही थी कि भगवान मुझे सही डायरेक्शन, मुझे सही रास्ता बताओ कि क्या मैं सही कर रही हूँ कि गलत, क्या मुझे इस तरीके से इस लड़के के साथ भागना चाहिए और अपनी ज़िंदगी बढ़िया बितानी चाहिए, या अपनी मरी हुई माँ का जो मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं घर का ख्याल रखूँगी जब तक मैं रख सकती हूँ, भाई बहनों का, फादर का, सबका, वो तोड़ के मैं भाग रही हूँ। तो यस, वो भगवान से दुआ मांग रही थी कि मुझे सही डायरेक्शन बताइए। ऑप्शन सी, शी वॉज मोशनलेस एंड इमोशनलेस, अंत में तो उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो बिल्कुल मोशनलेस हो गई थी, यानी बिल्कुल हिल डुल नहीं रही थी। लोहे की रेलिंग्स, आयरन रेलिंग्स को ऐसे पकड़ के खड़ी हो गई थी, और वो गई ही नहीं, वो भागी ही नहीं फ्रैंक के साथ। और इमोशनलेस हो गई, यानी ऐसी उसकी आंखों में, अगर जब फ्रैंक ने देखा तो उसको लग रहा था कोई इमोशन ही नहीं है, ऐसा लग रहा था कि वो शायद फ्रैंक को जानती ही नहीं है, बिल्कुल सुन्न खड़ी है, और उसकी आंखों में कोई फेयरवेल, कोई गुड बाय भी नहीं था फ्रैंक के लिए। तो यस, ऐसा वो बिल्कुल फील कर रही थी। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर दिए गए सारे ऑप्शंस। तो यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ऊपर दिए गए सारी ही फीलिंग्स जो थी वो एक्सपीरियंस कर रही थी एवलिन। नेक्स्ट, व्हाट साउंड डज एवलिन हियर दैट रिमाइंड्स हर ऑफ हर मदर्स डेथ। अब एवलिन को मानो जैसे आज रात को भागना है फ्रैंक के साथ, ठीक है, तो वो शाम से बैठी हुई है अपने घर की खिड़की पर, और बस वो पुराने सब चीज़ों को, फ्लैशबैक चीज़ें उसको याद आ रही थी कि कैसे उसका घर था, कैसे उसकी माँ जिंदा थी, कैसे उसके फादर इतने ज़्यादा बेरहम नहीं थे जब उनकी माँ जिंदा थी। एवरीथिंग उसको सब फ्लैशबैक, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आ रही थी। तो उसी वक्त वहीं खिड़की पर बैठे हुए एवलिन एक साउंड हेयर करती है। किस चीज़ का है ये साउंड? और ये वही साउंड है जो एवलिन ने आखिरी बार उस रात को सुना था जिस रात को उसकी मदर की डेथ हुई थी। तो ये वही साउंड है। तो ये साउंड किस चीज़ का है? सो दी ऑप्शंस हैं, ए, अ चर्च बेल, क्या वो एक चर्च का घंटा, एक बेल की आवाज़ थी जो उसको अपनी माँ की डेथ की भी याद दिला रही कि उस दिन उसने ऐसी ही सुनी थी? नहीं, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं था, उसके घर के आसपास कोई चर्च नहीं थी। बी, अ स्ट्रीट ऑर्गन, स्ट्रीट पे, सड़क पे खड़े हुए एक आदमी खड़ा रहता है और वो ऑर्गन यानी कोई एक बाजा बजाता है। तो यस, एग्जैक्टली ये जो स्ट्रीट ऑर्गन है, जो एक आदमी खड़े रह के बाजा बजाता है, एवलिन को वही आवाज़ आ रही थी क्योंकि शायद वो खड़े होकर वहाँ बजा रहा था, और ये वही स्ट्रीट ऑर्गन था और वैसी ही साउंड थी
जो उस रात को बज रहा था जिस रात को उसकी मदर की डेथ हुई थी। तो शायद उसको ऐसा लग रहा था कि स्ट्रीट ऑर्गन मुझे बार बार याद दिला रहा है अपनी माँ से किया गया उनकी डेथ वाले दिन प्रॉमिस कि अपना घर छोड़ के कभी मत जाना और घर की देखभाल रखना जब तक तुमसे हो सके। तो यस, ये स्ट्रीट ऑर्गन की आवाज़ आ रही थी उसको। और गिटार, क्या उसको गिटार की आवाज़ आ रही थी? नो। अब बेबी क्राइंग, क्या एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ थी जो उसको अपनी माँ की डेथ की रात की याद दिला रही थी? नो, नॉट एट ऑल। तो ऑप्शन नंबर बी, अ स्ट्रीट ऑर्गन, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डिड एवलिन प्रॉमिस टू डू बिफोर हर मदर्स डेथ? अपनी माँ की डेथ के पहले, यानी अपने माँ के मरने से पहले एवलिन ने क्या प्रॉमिस किया? तो ऑप्शंस हैं, ए, टू लुक आफ्टर द हाउस, उसने अपनी माँ से ये प्रॉमिस किया कि मैं घर को देखूंगी, उसकी देखभाल करूंगी, घर को बिखरने नहीं दूंगी, टूटने नहीं दूंगी। यस, ये प्रॉमिस उसने किया था। ऑप्शन बी, टू टेक केयर ऑफ हर सिबलिंग्स एंड फैमिली, वो अपने सिबलिंग्स यानी अपने बड़े और छोटे भाई बहनों का ख्याल रखेगी और अपनी फैमिली, अपने फादर को सबको जोड़ के रखेगी, टूटने नहीं देगी, घर को बिखरने नहीं देगी। तो यस, ये भी उसने एक प्रॉमिस किया था अपनी मॉम की डेथ के पहले से। सी, मैरी अ नाइस मैन, क्या उसने ये प्रॉमिस किया था अपनी माँ से कि मैं तो एक बहुत बढ़िया आदमी से शादी कर लूँगी? नहीं, जबकि उसको तो लव हो गया था फ्रैंक से, वो उसके साथ भाग भी रही थी, गई भी थी भागने के लिए, लेकिन समहाउ भाग नहीं पाई, एलोप नहीं कर पाई और वापस आ गई, क्योंकि ये दो प्रॉमिस जो उसने किए थे अपनी माँ से, इस चीज़ ने उसको कहीं ना कहीं जोड़ के रखा। ओके, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही हैं, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी को हमें टिक करना है, which is the right option to this question. Next, how does Evelyn intend to elope with her lover? elope का मतलब क्या होता है? जब लड़का लड़की चुपके से घर पे बिना बताए भाग जाते हैं शादी करने के लिए, आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पस, उसको हम कहते हैं elope। तो एवलिन का इंटेंट यानी एवलिन का इंटेंशन क्या था कि वो अपने लवर फ्रैंक के साथ कैसे इलोप करेगी? तो ऑप्शंस देखते हैं। ए, बाय एरोप्लेन, क्या उसने सोचा था कि मैं हवाई जहाज से चुपके से भाग जाऊंगी? नहीं, ये उस टाइम की स्टोरी है जब शायद एरोप्लेन वगैरह इतना कुछ हाइप में नहीं था, इतना कोई ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बहुत बड़ी चीज़ होती थी एरोप्लेन। ओके। बी, बाय ट्रेन, क्या ट्रेन से उसने सोचा था कि एलोप करूंगी, भाग जाऊंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी स्टोरी में मेंशन्ड नहीं है। सी, बाय बोट, क्या शिप के रास्ते, बोट के रास्ते कहा था उसने? यस, क्यों? क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसका जो लवर था फ्रैंक, वो एक सेलर था, वो एक नाविक था, बोट के रास्ते से ही आया था, इसलिए वो बोट के रास्ते से ही एवलिन को भगा के ले जाने का उन दोनों ने आपस में प्लान किया। डी, ऑन फुट, यानी दौड़ के, वॉक करके, पैदल चल के, अपने पैरों से चल के, क्या ऐसा उसने भागने का प्लान किया था? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ चैप्टर में मेंशन्ड नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु इज द ब्रदर ऑफ एवलिन? एवलिन का ब्रदर यानी भाई कौन है? ऑप्शंस देखते हैं। ए, हेनरी, क्या हेनरी उसका भाई था? इस नाम का कैरेक्टर कोई भी मेंशन्ड नहीं है चैप्टर में, तो दिस इज नॉट राइट आंसर। बी, हैरी, तो यस, हैरी उसका छोटा भाई था। सी, अर्नेस्ट, यस, अर्नेस्ट उसका सबसे बड़ा भाई था जिसकी अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर चैप्टर में डेथ हो चुकी थी, तो यस, अर्नेस्ट भी उसका भाई था। दैट मीन्स डी, ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी, यानी बी एंड सी दोनों ही सही है। तो यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। अर्नेस्ट और हैरी दोनों ही उसके भाई थे, अर्नेस्ट बड़ा था, फिर हैरी था, फिर एवलिन थी, और एवलिन के बाद दो छोटे भाई बहन और थे, तो टोटल 2 भाई थे एवलिन के। ओके, नेक्स्ट, हाउ ओल्ड इज एवलिन इन द स्टोरी? स्टोरी में ये जो लड़की है एवलिन, ये कितनी ओल्ड की है, यानी कितने ईयर्स की है, क्या उम्र है इस लड़की की? तो ऑप्शंस हैं। ए, 19 ईयर्स ओल्ड, 19 साल की है। बी, 15 ईयर्स ओल्ड, 15 साल। सी, 10 ईयर्स ओल्ड, यानी 10 साल की। या डी, 29 ईयर्स ओल्ड, क्या 29 साल की? क्लियरली चैप्टर में गिवन है कि एवलिन 19 ईयर्स ओल्ड है, और इस एज में वो ये सपना देखती है कि मैं अपनी फैमिली बनाऊँ, रिस्पेक्टफुल लाइफ जीऊँ फ्रैंक के साथ, लेकिन कर नहीं पाती ऐसा कुछ। क्यों? क्योंकि इतनी सी उम्र में वो उस प्रॉमिस के साथ जुड़ गई थी जो उसने अपनी मॉम के साथ किया था उनकी डेथ के टाइम पे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस
क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई इज एवलिन थिंकिंग टू एस्केप विथ फ्रैंक? ये जो लड़की है एवलिन, ये एस्केप यानी भागना ही क्यों चाहती है फ्रैंक के साथ? क्या ये अपने घर पे खुश नहीं है जो उसको एक लड़के से छुप के शादी करनी पड़ रही है, भाग के शादी करनी पड़ रही है? क्यों कर रही है एवलिन ऐसा? तो ऑप्शंस हैं, ए बिकॉज शी इज़ नॉट हैप्पी विथ हर लाइफ। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं? क्योंकि उसके फादर बहुत क्रूअल हैं, बहुत बेरहम इंसान हैं, बहुत मारते हैं, चिल्लाते हैं उसको सारे दिन। एवलिन काम करती रहती है, अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल भेजना, उनको खाना खिलाना, ये सब करती रहती है। उसके फादर हर बात बात पे उससे झगड़ा करते हैं। उसकी मॉम की डेथ हो गई है, पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, डस्टिंग से लेकर सफाई तक, एवरीथिंग। तो वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज हर मदर इज़ नो मोर। क्योंकि उसकी मदर अब नो मोर, यानी अपनी उसकी मम्मा की अब डेथ हो गई है, तो बिन माँ की बेटी है, वो पूरा काम उसी के ऊपर है, घर सब उसको देखना है। तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ बहुत मिजरेबल है और वो परेशान है। तो यस, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हर फादर इज़ अ क्रूअल पर्सन। क्योंकि उसके फादर, उसके पिता बहुत क्रूअल इंसान है, बहुत बेरहम इंसान है, मारते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं, पैसे नहीं देते, बहुत तंग करते हैं। यस, तो यस, ये भी डेफिनेटली एक ऑप्शन था, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऊपर दिए गए सारे ही ऑप्शंस सही हैं, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई डिड एवलिन्स फादर डिड नॉट लाइक फ्रैंक? एवलिन के जो फादर थे वो उसके लवर फ्रैंक को पसंद क्यों नहीं करते थे? अब एवलिन और फ्रैंक तो पहले छुप छुप के मिलते थे, लेकिन एक दिन फ्रैंक जो थे, एवलिन के जो फादर थे, उनको पता चल गया इन दोनों के अफेयर के बारे में। तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उन्होंने लड़ाई यानी क्वारल करी, फाइट करी फ्रैंक के साथ, मुंह से ऐसे झगड़ा वगड़ा किया। फिर उसके बाद दोनों बेचारे चुप चुप के मिलने लगे। ओके, तो ये जो एवलिन के फादर हैं, इनका फ्रैंक को ना पसंद करने का क्या रीज़न था? तो ऑप्शंस देखते हैं। ए, ही फाउंड आउट ऑफ हिज अफेयर विद एवलिन। पहली चीज़ तो उनको बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि उनको एवलिन का उनको फ्रैंक के अफेयर का पता चल गया था एवलिन के साथ। तो बीइंग अ फादर उनको बहुत गुस्सा आया। तो यस, ये एक रीज़न था, इसलिए वो नापसंद करते थे कि दोनों का अफेयर है। बी, ही डिड नॉट लाइक सेलर्स। एवलिन के फादर को कहीं ना कहीं सेलर्स, यानी सेलर जो होते हैं, नाविक जो होते हैं, शिप के बिजनेस में जो घूमते रहते हैं, वो लोग पसंद नहीं थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जो होते हैं, ये लोग वैगाबॉन्ड सॉर्ट ऑफ लोग होते हैं, यानी बंजारे होते हैं, जिनका बेसिकली घर बार बहुत कम जाते हैं, फैमिली को कोई देखता नहीं है, और घर पे कोई मर भी जाए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़े, बस घूमते रहते हैं। तो अपने शिप पे, अपने टूरिंग बिजनेस में ही रहते हैं। और ये लोग कहीं ना कहीं थोड़े से लॉयल नहीं होते अपनी वाइफ के लिए। तो इस रीज़न से वजह से वो शायद सेलर्स को पसंद नहीं करते थे, और फ्रैंक एक सेलर था। तो ये भी एक रीज़न था कि एवलिन के फादर फ्रैंक को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, ही हैज़ सीन अनदर बॉय फॉर एवलिन। क्योंकि एवलिन के फादर ने एवलिन के लिए, अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा लड़का देख के रखा है कि इस लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा, इसलिए फ्रैंक उनको पसंद नहीं है। तो ऐसा कुछ भी आपके स्टोरी में, आपके चैप्टर में मेंशन्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एवलिन्स फादर? अब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करता है, यानी कि डिस्क्रिप्शन देता है, बताता है हमको एवलिन के फादर के बारे में, कि एवलिन के फादर किस तरीके के इंसान थे? तो ऑप्शंस हैं, ए, काइंड, वो बहुत ही काइंड थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत दूसरों की प्रॉब्लम को समझते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे। कि ऐसा था क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो तो बिल्कुल काइंड नहीं थे, बिल्कुल दूसरों की तकलीफ को नहीं समझते थे। इनफैक्ट एवलिन उन्हीं से परेशान होकर कहीं ना कहीं फ्रैंक के साथ भागने का उसने प्लान किया था। वो बहुत वायलेंट थे, यानी बहुत ही क्रूअल, बेरहम थे। तो यस, वो वायलेंट थे। क्यों? क्योंकि वो एवलिन को बहुत मारते थे, पीटते थे, चिल्लाते थे, लड़ाई करते थे, खाने पीने की बात पर भी उनके घर में बहुत लड़ाई होती थी। सी, रिलीजियस, यानी क्या वो धार्मिक थे, बहुत पूजा पाठ करते थे क्या? ऐसा कुछ भी आपकी स्टोरी में मेंशन्ड नहीं है। या ऑप्शन नंबर डी, मर्सीफुल, उनको मर्सी यानी बहुत दयावान थे, उनको लोगों की तकलीफ देख के दया आती थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एवलिन पूरा दिन बेचारी काम करती थी, फिर भी उसको चिल्लाते थे, मारते पीटते थे और बिल्कुल भी दया नहीं करते थे उसके ऊपर।
So option number B, violent, is the right option to this question. Next, which are the two characters in the story whom Evelyn loved the most? स्टोरी में से किसी दो कैरेक्टर्स के नाम हमको बताने हैं जिनको एवलिन बहुत ज़्यादा लाइक करती थी और लव करती थी, यानी पसंद करती थी और प्यार करती थी। वो दो लोग जिनको एवलिन बहुत पसंद करती थी। तो ऑप्शंस हैं ए, मदर एंड फ्रैंक, अपनी मदर और अपने लवर फ्रैंक को। तो यस, अपनी मदर को वो बहुत प्यार करती थी और उनके इसी प्यार की वजह से उसने प्रॉमिस किया था घर की देखभाल करने का और कभी ना छोड़ के जाने का उनकी डेथ के बाद। और उन्हीं के इस प्रॉमिस की वजह से वो कहीं ना कहीं फ्रैंक, जिससे वो प्यार करती थी, उसके साथ एलोप नहीं कर पाई। और फ्रैंक को भी करती थी क्योंकि वो उसका लवर था ऑब्वियसली। बी, फ्रैंक एंड हैरी। अब यस, फ्रैंक तो सही है, लेकिन हैरी को वो कोई लव या वो सब नहीं करती थी, वो तो नॉर्मल उसका भाई था और पैसे वैसे भेज देता था घर पे बस अपने फादर को। सी, फादर एंड मदर। फादर से तो वो बहुत परेशान थी, इन्हीं की वजह से वो भाग रही थी अपने घर से। और यस, मदर को वो पसंद करती थी, जो कि यहाँ पे मेंशन हो गया है। हैरी एंड अर्नेस्ट। हैरी एंड अर्नेस्ट दोनों ही उसके भाई थे। वो उनसे डेफिनेटली प्यार करती थी, लेकिन ऐसा कोई प्यार नहीं करती थी जिनको बिल्कुल लाइक एंड लव करती थी कि इनके बिना बिल्कुल वो नहीं। और अर्नेस्ट तो उसका ब्रदर की डेथ भी हो गई थी और हैरी भी अपनी लाइफ में अपने बिजनेस में बिजी था। तो बेसिकली जिनको वो लाइक करती थी वो उसकी मदर और उसका लवर फ्रैंक था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, which are the two characters in the story whom Evelyn did not like at all? स्टोरी में से अब हमको दो ऐसे कैरेक्टर्स के नाम बताने हैं जिनको एवलिन डिड नॉट लाइक एट ऑल, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी कि ये दो लोग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऑप्शंस हैं ए, फ्रैंक एंड मदर। क्या फ्रैंक उसका लवर और मदर थे क्या? नो, ये तो दो ये वो लोग थे जिनको वो लव एंड लाइक करती थी, पसंद करती थी। हमको वो बताना है जिनको वो पसंद नहीं करती थी। बी, मदर एंड हैरी। मदर को तो वो बहुत पसंद करती थी, हैरी भी उसका भाई था, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी हैरी से, तो इनको नापसंद करने का कोई रीज़न नहीं था। सी, फादर एंड मिस गैविन। फादर को बहुत नापसंद करती थी, बिल्कुल भी नापसंद, मतलब गंदे लगते थे उसको अपने फादर बहुत। क्यों? क्योंकि वो मारते पीटते थे और बहुत क्रूअल थे। और मिस गैविन कौन थी? मिस गैविन थी एवलिन की बॉस। एवलिन जॉब भी करती थी, घर के कामकाज के साथ ऑफिस भी जाती थी, एक स्टोर पे, एक छोटी सी दुकान पे काम भी करती थी, जिसकी ओनर, जिसकी मालिक जो थी, मालकिन, वो मिस गैविन थी, जो हमेशा एवलिन को क्रिटिसाइज करती थी, बुरा भला कहती थी और ऐसे इंसल्ट करती थी कि बहुत सारे लोग सुने कि एवलिन की इंसल्ट हो रही है। ओके, तो इसीलिए वो अपने फादर और मिस गैविन को बहुत नापसंद करती थी। शी डिड नॉट लाइक देम एट ऑल। ओके, तो यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंक एंड फादर। फ्रैंक को तो पसंद ही करती थी ऑब्वियसली क्योंकि उसका लवर था, लेकिन फादर को नहीं करती थी। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं होगा, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए विच इज़ magnetbrains.com। एंड हमारा जो मैग्नेट ब्रेन्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन घर तक पहुँचा रहा है, बिना एक पेनी, एक पैसा भी चार्ज करे बिना। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।